Good afternoon. I am Rajiv Dubey, faculty, taking you this third session. Okay. Only 12 participants joined till time. We wait for 1-2 minutes more, then we start our session. Okay. Okay. I am Rajiv Dubey, faculty. I will take your this session on financial inclusion. Okay, it is very useful topic for all of you. फाइनेंशियल इंक्लूजन आप लोग कुछ समझते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का मीनिंग क्या है और क्या मतलब है इसका क्यों पढ़ाया जा रहा है आप में से किसी को थोड़ा नॉलेज है इसके बारे में फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में सर गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून या सर माई सेल्फ दिवस जेमिनी सर या गुड आफ्टरनून या तो यू विल बी द कोऑर्डिनेटर या सर मैं ये बोल रहा सर आपका पीपीटी शो नहीं हो रहा है सर आई इवन ओपन ही नहीं किया ना मैंने करता हूँ उसको ओके ओके सर देख ओके के करता हूँ तो आप में से कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में क्या जानता है कुछ बता पाएगा हुँ?
कुछ थोड़ा सा पावर फेल्यूर है, जैसे लेफ्ट जो ऑनलाइन जो डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी मैं इससे मोबाइल से कनेक्ट हुआ हूँ। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, उसके बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? कोई एक्सप्लेन करेगा? बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मीनिंग, आप जो वर्ड जो चाहेंगे, फाइनेंशियल सिस्टम में लोगों को इंक्लूड करना, जोड़ना उसमें। ठीक है, बेसिक जो एकदम पूरा डिक्शनरी मीनिंग आप यदि आप देखेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर से लोगों को जोड़ना, ये बेसिक पर्पस है इस पूरे चैप्टर में। आप लोग देखते हो जो केओस होता है, जो ग्राहक सेवा केंद्र मैक्सिमम जो ओपन हुए गए बैंकों से लिंक किए गए हैं, उसका बेसिक पर्पस ये है कि जो स्मॉल अकाउंट्स होते हैं ना, और जो ऐसे व्यक्ति जिनका बहुत स्मॉल बैलेंसेस रखते हैं या लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, जिनका जो ब्रांचेस से जिनका जो रेसिडेंस है वो अप्रोचेबल उनको दूर होता है, सेंटर से, उनके घर से बहुत दूर सेंटर से उनके है, या टाइमिंग्स उनके लिए सूटेबल कई बार नहीं हो पाते, ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं। इसके लिए कई जगह ग्राहक सेवा केंद्र बनाए गए हैं। तो जैसे आप लोग यदि उससे ग्राहक सेवा सेंटर से जुड़ेंगे तो आपके लिए बड़ा यूजफुल प्रोडक्ट है। मतलब बेसिकली जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो लोग हैं, पब्लिक है, जो गरीब लो इनकम ग्रुप के गरीब लोग हैं, या विलेजेस के अंदर रिमोट एरियाज़ में ये रह रहे हैं, बैंक की ब्रांचेस उनके नज़दीक में नहीं है, तो वो लोग क्या हो रहे हैं कि बैंक की सर्विसेज यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको फेलिसिटेट करने के लिए ये एक और जब ये देखा गया कि बहुत सारा सेगमेंट पॉपुलेशन जो इंडिया का है, वो अभी फाइनेंशियल सेक्टर से डिस्कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब तो उन पर्सन की भी फाइनेंशियल जो होना चाहिए वो ग्रोथ वो नहीं हो रही है, और जो फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी जो बेस मिलना था, जो बेस चाहिए था, वो बेस नहीं मिल पा रहा है। मतलब करीब करीब ये कह सकते थे 50% पॉपुलेशन फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ नहीं था। इसी को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक स्कीम लॉन्च किया, और फाइनेंशियल इंक्लूजन में ऐसे लोगों को जोड़ने का कोशिश किया गया जो इस तरह से लेबर क्लास थे, स्मॉल मार्जिनल लेबर से, स्लम्स एरिया में जो लोग रहते हैं उन लोगों के, जो या तो डर था उनको कि बैंक के ब्रांचेस में जाना और वहाँ पे जाकर अप्रोच करना, उनको वहाँ की भीड़ भाड़ देख के, वहाँ के माहौल देख करके उनको हेजिटेट होता था जाने में, एक वो फैक्टर्स था। वो या फिर उनके टाइमिंग्स उनके सूटेबल नहीं होते, या जो ब्रांचेस इतनी घर से इतनी दूर रहती थी कि वो वहाँ तक अप्रोच नहीं कर पाते थे। तो ये बेसिकली ये फैक्टर्स होते थे, इन कारणों से वहाँ पर वो अप्रोच नहीं कर पाते थे। तो ये कारणों से अब ये फाइनेंशियल 2005 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का स्कीम आरबीआई के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया। तो जब आप देखेंगे बेसिक पर्पस आप देखेंगे, इसके अंदर शुरुआत इसी बात की है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन ऐसे लोगों को जोड़ना है जो इस लो इनकम ग्रुप के, मार्जिनल लेबर्स, स्मॉल फार्मर्स है, रूरल एरियाज़ के अंदर, एकदम रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, स्लम एरियाज़ में रहते हैं, सीनियर सिटीजन्स लोग हैं, वुमेंस लोग हैं, इन लोगों को अपने बैंकिंग सिस्टम में जोड़ना है। इसलिए उन्होंने कई तरह के बैंकिंग आउटलेट्स बनाए हैं जो इस तरह की इसमें स्कीम में। तो ये फैक्टर्स इस फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिक पर्पस, ये सब चीज़ें हैं, इसी को हम इलोवेट करके भी देखेंगे। मैं एक मिनट आपको पीपीटी शेयर करता देखता हूँ मोबाइल पे।
हाँ बस ये पीपीटी का डाउनलोड नहीं हो पा रहा है मेरा मोबाइल के इस पे। मैं अभी आपको रीड कर रहा हूँ, फिर मैं आपको जैसे ही मेरे कनेक्टिविटी आती है तो मैं आपको ये डेस्कटॉप इससे शेयर करता हूँ पीपीटी, ठीक है। व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन? Financial inclusion is ensuring access to appropriate financial product and services for all sections of society, especially vulnerable groups, at a affordable cost through mainstream institutions. मतलब बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी लोगों को अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड हो जाए, और एक रीजनेबल कॉस्ट के लिए, अफोर्डेबल कॉस्ट के लिए, और जो मेन स्ट्रीम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेन स्ट्रीम से मेन बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके थ्रू उनको फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट प्राप्त हो जाए, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। और किनके कौन जो वनरेबल ग्रुप है, जो अभी तक इस सेक्टर से जुड़ नहीं पा रहे थे, उन लोग ग्रुप के लिए बेसिकली। और कॉस्टिंग क्या होगा, अफोर्डेबल कॉस्ट पे हो। इट इज ब्रॉडली डिफाइंड रेफर्स यूनिवर्सल एक्सेस टू It is broadly defined refers to universal access to wide range of financial services at a reasonable cost. These include not only the banking products but also other financial services such as insurance, equity products. Okay, मतलब ये कि जो डिवाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स रहेंगे, जो बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों प्रोडक्ट करके इसमें जुड़ेंगे और रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर होंगे। इसमें आप देखेंगे कि जो 5 एज इसमें इंक्लूड होते हैं। 5 A's in financial inclusion मतलब एक्सेस, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस एंड अप्रोप्रिएटनेस। मेरा वॉइस आपको सुना आ रहा है ना, सुनने में आ रहा है ना आपको सबको? हाँ जी सर। Yes. हाँ, लेकिन पीपीटी शो नहीं। मैं अभी देखता हूँ, थोड़ा कनेक्टिविटी आ जाती है ना तो मैं आपको शो करता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है। मैं देख रहा हूँ, बाकी अभी उसी चीज पीपीटी के अभी चालू किया है मैंने, आपको रीड कर शेयर कर दूंगा मैं। द 5 A's ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन और एक्सेस, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस एंड अप्रोप्रिएशन। 5 एक्सेस मतलब पहुंचना उन लोगों के साथ जो लेबर है, सब एरिया में रहते हैं, स्मॉल इनकम ग्रुप्स के लोग हैं, डिफरेंट का जो सेक्टर से रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज रूरल एरियाज में रहते हैं, उनके लिए वो सर्विसेज एक्सेसिबल होना चाहिए, पहुंच में होना चाहिए, अब उपलब्ध होना चाहिए, और कॉस्ट उसकी अफोर्डेबल होना चाहिए। और जो सुविधा है, जो सर्विसेज प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल है, उनकी अवेयरनेस उनको हो कि क्या सर्विसेज हमको अवेलेबल है। तो ये फैक्टर्स के साथ में ये, और देन अवेलेबिलिटी के साथ में अफोर्डेबल एक्सेस एंड अप्रोप्रिएटनेस, और जो आपके पास उनके पास जो दी गई वो अप्रोप्रिएट हो। ओके, मतलब जो भी सुविधा है उनके लिए अप्रोप्रिएट होना भी चाहिए, ये फैक्टर्स उसमें। वॉइस नहीं आ रही सर, वॉइस नहीं आ रही। अब आप सुन पा रहे हैं मेरे को? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, स्क्रीन आपको पीपीटी दिख रहा है? हाँ जी दिख सर। रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है?
ओके ठीक है, चलिए। जो मैंने आपको फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स पढ़े थे आपके, ऑफिस रीड करता हूं मैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, financial inclusion is ensuring access to appropriate financial products and services for all section of the society, especially vulnerable groups, at an affordable cost through a mainstream institutions. It is broadly defined, refers to universal access to wide range of financial services at a reasonable cost. These include not only the banking products but also other financial services such as insurance, equity products. तो ये जो कमेटी फॉर्म की गई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन में, चेयरमैन डॉक्टर सी रंगराजन थे, उन्होंने इसको डिफाइन किया था जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं ऊपर ना। और 5 एज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन आर एक्सेस, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस एंड अप्रोप्रिएटनेस। जो बताया कि जो सर्विसेज आपके पास एक्सेस होना चाहिए, उनके पास पहुंच के लिए होना चाहिए, सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, कॉस्ट उसके जो खर्चे उनको लगेंगे उसमें वो अफोर्डेबल रहना चाहिए उन लोगों के लिए, और उस क्या क्या सुविधा है, क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है फाइनेंशियल, उसकी अवेयरनेस जानकारी उनके पास होना चाहिए, और वो जो प्रोडक्ट है सर्विसेज एप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट होना चाहिए। ये 5 एज जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज थी जो आपने सबको समझा होगा। क्लियर? ये बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर हुआ? 2 पैराग्राफ समझ में आया आपको? ये कॉन्सेप्ट वाली बात है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से हो रहा है इसमें कि क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या था, वाई फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्यों फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों रखा गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन broadens the resource base of the financial system by developing a culture of savings among large segment of rural populations and plays its own role in the process of economic development. ओके तो बेसिकली इससे फाइनेंशियल जो बताया ना, कई 50% पॉपुलेशन ऐसा था हमारे देश में जो फाइनेंशियल 50 या 60% में, बहुत पुराने समय में जाके देखेंगे तो वो लोग फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए नहीं थे। तो उनका जो उनके जो रिसोर्सेस थे वो फाइनेंशियल सिस्टम में नहीं थे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या हुआ, जो फाइनेंशियल सिस्टम का था रिसोर्स बेस ब्रॉडन हुआ, बड़ा हुआ। कैसे बड़ा हुआ? जो लोग फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े हुए नहीं थे उनको जोड़ करके उन्हें सेविंग्स की बचत करने की हैबिट डेवलप करना, और बजट करने में जो बैंक के अंदर खाता खोलेंगे, खाता बचत करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो फाइनेंशियल सिस्टम को रिसोर्स मिलेगा वो अपने फर्दर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उस फंड्स को इन्वेस्ट करेगा। तो वो रिसोर्सेज कैसे हुआ, जो लोग उससे जुड़े हुए नहीं थे उनको जोड़ करके उन्हें सेविंग्स की हैबिट डेवलप करना लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर बैंक को काफी, कंट्रीज को काफी सपोर्ट किया और हेल्प किया। Further, by bringing low income groups within the parameters of formal banking sector, financial inclusion protect their financial wealth and other resources in demanding service circumstances. तो इसके साथ क्या हो, फाइनेंशियल रिसोर्स सिस्टम्स के तो रिसोर्स में बड़ा ही बड़ा, साथ में जो लो इनकम ग्रुप्स थे उनके लिए भी क्या हुआ, उनको बैंकिंग सेक्टर से जुड़ने के बाद उनका वेल्थ क्रिएट हुआ। सेविंग बैंक उन्होंने खाते खोले, धीरे धीरे उन्होंने फंड्स उसके अंदर जमा करके उन्होंने फंड्स बनाए, वेल्थ बनाई अपनी, जो उनके फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के लिए, बच्चों का एजुकेशन है, शादी है, अपना हेल्थ के लिए, उन जो डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेस है उन डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेस में वो फंड्स को यूज कर सकते हैं। ये भी उनको इसका मौका भी उनको मिला इस तरह से। तो दोनों की पोजिशन है, फाइनेंस सिस्टम को क्या हुआ, रिसोर्स बेस बढ़ गया, और जो इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप थे उन्हें धीरे धीरे अपना मनी सेव करके एक वेल्थ क्रिएट किया अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट मीट आउट करने के लिए। थर्डली क्या बेनिफिट हो रहा है उससे, इट ऑल्सो मिटिगेट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वनरेबल सेक्शन बाय द मनी लेंडर्स बाय फैसिलिटेटिंग इजी एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू क्रेडिट फैसिलिटीज भी मिली, लोन सुविधा भी दी गई। उससे ये हुआ कि जो लोग गरीब लोग थे, नॉर्मली कोर्स के अंदर जो मनी लेंडर के पास अप्रोच करते थे, वो ज्यादा ब्याज लेकर के उनको पैसा देते थे, या कुछ पैसे उनकी घर की संपत्ति या जो गोल्ड वगैरह गिरवी करके उनको लोन देती थी, और वो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो अल्टीमेटली उससे भी उनको छुटकारा मिल रहा है, जिस ढंग से कोई बैंक के थ्रू जुड़ करके बैंक कई तरह की क्रेडिट फैसिलिटी उनको दे रहा है। आप देखेंगे कई वर्षों से, मतलब कई पुराने समय में IRDP, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, कई तरह की रोजगार योजना स्कीम चलती थी, खास करके इनके लिए जो लो इनकम ग्रुप के लोग रहते थे, गरीब लोग होते थे, उनको गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए पैसा मिलता था। पेंशन लोन भी आपने देखा होगा ना, कॉर्पोरेशन के थ्रू 100-150 रुपए का पेंशन भी गवर्नमेंट से उनको, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको दिया जाता है, ताकि वो ऐसे लोग अपना पेंशन के भी उनको प्राप्त होता है। ऐसे कई तरह की सुविधाएं ऐसे लो इनकम ग्रुप को गवर्नमेंट अपने स्कीम के थ्रू करता रहा है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों जरूरी है, उसका बेनिफिट फाइनेंशियल सिस्टम को क्या है वो आपने देखा,
लो इनकम ग्रुप है, जो ऐसे लोग जो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए नहीं है, उनको जोड़ करके उनमें सेविंग हैबिट क्रिएट इस्टेब्लिश करके आदत बनाने के बाद उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ और उनको मनी लेंडर से छुटकारा मिला। व्हाई डज इंडिया नीड फाइनेंशियल इंक्लूजन? इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन की रिक्वायरमेंट क्यों है? यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इसमें आता है पूरा। सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एक तो डिस्पेरिटी है हाई इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप के अंदर ना, तो लोग जो अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रहते हैं, एक वो इश्यूज है। जो बहुत सारे बेनिफिट से वंचित लोग रहते हैं, ऐसे लोग कई तरह के फायदे जो मिलते हैं उनको नहीं मिल पाते हैं। तो एक कहीं ना कहीं एंगल से सोशल फैक्टर भी काउंट करता है, और फिर उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काउंट। ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर सोशल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ पावरफुल सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट with the objective of making financial solution accessible to underprivileged who otherwise may not generally be aware or able to enjoy these services at affordable cost and at a touch point of their house choosing। मतलब क्या इससे बेनिफिट हुआ? सोशल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, मतलब ये लोग जो पहले इससे वंचित थे, लो इनकम ग्रुप के लेबर्स, रिमोट विलेज एरियाज के अंदर जो लोग रहते थे, स्लम्स एरिया में जो लोग रहते थे, जो इनसे पहले वंचित थे, उनको ये सुविधा मिलना चालू हुई। दूसरा क्या हुआ, उनको एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे मिली। दूसरी बात है उनके घर के आसपास नियर सेंटर पे मिला, जहाँ पे वो अपनी चॉइस के हिसाब से अप्रोच कर सकते हैं, उनको कहाँ बैंक किस जगह जाना है, बैंकिंग आउटलेट पे जाना, तो ये बेनिफिट उनको मिला है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पावरफुल सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल सोल्यूशन एक्सेसिबल टू द अंडर प्रिविलेज मतलब जो ऐसे लोग, गरीब तबके के लोग, लो इनकम ग्रुप ना, रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज में रहते थे, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, जो उस अदरवाइज मे नॉट जनरली बी अवेयर, और अवेयर भी नहीं थे और इतने योग्य भी नहीं थे, एबल भी नहीं थे कि वहां तक उस सर्विसेज को एंजॉय कर सके रिजनेबल कॉस्ट में और अपनी चॉइस के ऊपर कि किस जगह जाके हमें सर्विसेज यूज करना है। तो वो दोनों सुविधाएं, एक तो ये फैक्ट पड़ा कि कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 2005 by RBI। The concept of financial inclusion was first introduced in India in 2005 by RBI। Objective of financial inclusion are to provide basic no-frill banking accounts for making and receiving payments, saving products, including investment and pension। तो इनिशियली जो आपका 2005 में जो आरबीआई ने स्कीम चालू किया, उसमें नो फ्रिल अकाउंट, नो फ्रिल मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट खोलेंगे। आपको खाता खोलने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है, आप जीरो बैलेंस रख के भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो नो फ्रिल बैंकिंग अकाउंट खोले गए। जीरो बैलेंस से जब अकाउंट खुले तो उसके बाद में फ्यूचर में जो उनके पास अर्निंग है वो उसमें डिपॉजिट भी कर सकता था, और डिपॉजिट करने के बाद जो उनकी रिक्वायरमेंट है तो उस पैसे से विड्रॉ भी कर सकता था। साथ में उनको एक पेंशन स्कीम भी, जैसे मैंने आपको बताया कि, या प्लीज सर पीपीटी शो नहीं हो रहा है मेरे यहाँ पे। किसी को नहीं हो रहा है क्या? शो नहीं हो रहा है सर, हमारे को तो हो रहा है। देखो एक बार आप चेक नंबर 4 पे हो आप अभी ना, देख लो, बाकी को हो रहा है ना? हाँ जी सर, शीट नंबर 4 हाँ हो रहा है। या ठीक है फिर, ओके। तो प्लीज आपके लेवल पर चेक कर लो ना, ओके। तो बेसिकली नो फ्रिल अकाउंट, जो जीरो बैलेंस के अकाउंट खोले गए ताकि वो जब सेविंग करके अमाउंट डिपॉजिट करता था, बाद में जब चाहे रिसीव विड्रॉ भी कर सकता है। और साथ में एक और था पेंशन स्कीम, होता है कॉर्पोरेशन के थ्रू 100 रुपए 150 रुपए कुछ पेंशन भी उनको मिलती थी इस तरह से उस अकाउंट के थ्रू। मतलब उस पेंशन पेमेंट करने का पर्पस क्या था, इस बहाने वो बैंक से जुड़ेंगे, बैंक में आकर के अकाउंट खुलेगा उनका, वहां से पेंशन विड्रॉ करेंगे और फिर उसी अकाउंट के अंदर धीरे धीरे अपनी बचत करना चालू करेंगे, अपनी वेल्थ क्रिएट करेंगे और डिपॉजिट बनाएंगे, और फिर जहां उनको फंड इन्वेस्ट करना है वहां वो फंड इन्वेस्ट कर देंगे। दिस इज द बेसिक पर्पज जो शुरुआत था इस सबसे। फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन मतलब वो चीज जो लोग अभी भी फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए नहीं है। करंटली इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एक्सक्लूडेड हाउस होल्ड आफ्टर चाइना, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो वी आर इन सेकंड पोजीशन फाइनेंशियल एक्सक्लूजन सेक्टर में। फाइनेंशियल एक्सक्लूजन रिजल्ट्स इन वाइड स्प्रेड इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी। इसका क्या क्या रिजल्ट हो रहा है इसका? इनइक्वालिटीज है इनकम के अंदर, और जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी में उसके अंदर भी इनइक्वालिटी है। देयर आर अ वेराइटी ऑफ रीजंस फॉर फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, जो है वो अंडर, जो क्या रीजंस है फाइनेंशियल एक्सक्लूजन के? लेक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज इन द लोकेलिटी, जहां वो लोग स्लम एरिया में, रिमोट रूरल एरियाज के अंदर जहां पे लोग रह रहे हैं ना, वहां पर बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, बैंकिंग ब्रांचेस नहीं है। फाइनेंशियल इलिटरेसी, मतलब उनको पता नहीं, नॉलेज ही नहीं कि हम अकाउंट खोलना है तो कैसे अकाउंट खुलेगा, हम क्या क्या फैसिलिटीज ले सकते हैं बैंक से, क्या क्या सुविधा हमको मिल सकती है, ये इनिशियली थी। बेसिकली अब काफी धीरे धीरे ड्रास्टिकली चेंज होते गया है, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आप जो 30-35 साल पहले देखोगे तब पोजिशन और ज्यादा खराब थी। अब धीरे धीरे जो कि 91 में जो रिफॉर्म्स आया बैंकिंग सेक्टर में,
उस रिफॉर्म्स के बाद में जो बैंक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, आरबीआई की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव ले गए, तो आज की परिस्थिति में काफी डिफरेंस है, काफी इंप्रूवमेंट है, पर फिर भी अभी भी और फर्दर इंप्रूवमेंट करना बाकी है। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो इनसे दूर है, अभी भी इनसे जुड़े हुए नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी, कैजुअल एटीट्यूड ऑफ द स्टाफ। कैजुअल एटीट्यूड ऑफ स्टाफ में क्या होता है, बेसिकली क्या अप्रोच था कि जो स्टाफ ऐसे लोग बैंक के अंदर अप्रोच करते थे अकाउंट खुलवाने के लिए, तो क्या वो अप्रोच था स्टाफ का, आपके पास ये पेपर नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके नहीं आए, आप ये लेकर के आओ, ये सब पेपर लेके आओ, उसके बाद खाता खोलेंगे और उनको वापस कर देते, विदाउट अकाउंट ओपन किए बाहर कर देते। तो उनको ये रहता था कि जो कॉर्पोरेट स्टाफ से कॉपरेशन मिलना था, सपोर्ट मिलना था, वो नहीं मिलता था। तो अल्टीमेटली वो बैंक में एक बार गए, 2 बार गए, नहीं हुआ, तो फिर अल्टीमेटली अवॉइड करते थे जाना बैंक में अप्रोच करने जाओ। फिर कम्बरसम डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर। कम्बरसम डॉक्यूमेंटेशन क्या था कि जो डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स लगते थे, फोटोग्राफ्स लगेगा, इंट्रोडक्शन लगेगा, आईडी प्रूफ लगेगा, तो उस सब चक्कर के कारण क्या था, कुछ उनके पास अवेलेबल है, कुछ नहीं है, इस कारण से वो अकाउंट खोलने में आते नहीं थे या खोलते नहीं थे, उनका अकाउंट ओपन नहीं हो पाते थे। अनसुटेबल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट उनके थे, जो अप्रोप्रिएटनेस होता है प्रोडक्ट, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से प्रोडक्ट नहीं थे। लैंग्वेज, एक लैंग्वेज भी फिर कहीं सेंटर्स में लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम रही है कि प्रॉपर जो कम्युनिकेशन उनको नहीं मिल पाता, तो वो भी एक फैक्टर काउंट करता था उनके फाइनेंशियल सेक्टर जोड़ने में। फीलिंग अनकंफर्टेबल बाय सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बाय इन विजिटिंग बैंक ब्रांचेस। ऐसे जो होते हैं ना स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं, लो इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, स्मॉल फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, तो बैंक के अंदर ब्रांचेस में घूमने अंदर जाके अप्रोच करने में थोड़ा सा उनको हेजिटेशन था, क्योंकि वहां पे जो लोग बैठते थे उनको देख करके उनको लगता था कि यार हम वहां पे कैसे अप्रोच करें, एक हेजिटेशन उनको फील होता था। लेक ऑफ अवेयरनेस एंड इनिशियल इनहिबिशन इन अप्रोचिंग द फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। एक तो अवेयरनेस नहीं था और आदत नहीं थी उनकी कि हम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में जाके अप्रोच करें और वहाँ अकाउंट खोलने की बात करें, उनसे कोई क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए अप्रोच करें। ये इस तरह का पोजीशन थी। लो इनकम एंड एसेट्स, उनकी लो इनकम थी, प्रॉपर्टी भी उनके एसेट्स भी नहीं था, तो उनको लगता था कि ये जिनकी इनकम ज्यादा होती है, जिनके एसेट्स ज्यादा होते हैं, वो लोग बैंक में खाता खोलते हैं, हमको बैंक खोलने अकाउंट खोलने की क्या आवश्यकता। और एक थोड़ा सा इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है कि हमारा लो इनकम है, लो एसेट्स है, तो एक वो भी कॉम्प्लेक्स रहता था। डिस्टेंस फ्रॉम द ब्रांच एंड ब्रांच टाइमिंग, जो जहां वो लोग रहते हैं उनसे ब्रांच का दूर कितने दूर है, और ब्रांच की टाइमिंग, क्योंकि वो लेबर क्लास है, कहीं डिफरेंट एरिया में अपना लेबर काम के लिए जाते हैं, तो अपना ऑक्यूपेशन जो है जॉब छोड़ करके बैंक नहीं जा पाएंगे, तो ये भी फैक्टर था कि ब्रांच का डिस्टेंस और टाइमिंग दोनों रहता। और फिर फियर ऑफ रिफ्यूजल, कि ब्रांच में जाएंगे, ब्रांच में कस्टमर कहेगा आपके पास, स्टाफ वाले बोल देंगे ये तुम्हारे पास ये पेपर नहीं, ये नहीं, मना करके भगा देंगे, तो ये भी एक एटीट्यूड था। इसलिए फाइनेंशियल एक्सक्लूजन रहा, इसलिए कई पॉपुलेशन आज भी अभी भी ये पोजीशन है कि वो फाइनेंशियल सेक्टर से अभी भी कई लोग जुड़े हुए नहीं है। और कौन कौन से सेक्शन के लोग हैं, दे आर मोस्टली क्या है, कौन लोग जो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए नहीं है, दे आर मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर्स, ओरल रिलेसिस, अर्बन स्लम ड्वेलर्स, माइग्रेंट्स, सेल्फ एम्प्लॉयड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटरप्राइजेस, एथनिक माइनॉरिटीज एंड सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप्स, सीनियर सिटीजन एंड वुमेन। तो बेसिकली ये सब वो लोग हैं जो कह सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर थोड़े से मिक्सअप नहीं हो पाते नॉर्मल कोर्स के अंदर, उनका साथ में हेजिटेशन उनका एक रहता है, इजीली कई कारण से होते हैं कि वो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ने में उनको कई तरह की परेशानी हुई। ये लोग इस टाइप के लोग हैं जो स्लम एरिया में रहते हैं। ओरल रेसी है, वो जो मकान ले रहे हैं, किसी ने कह दिया यहाँ पे रहना चालू कर दो, रह रहे हैं, उनका कुछ नहीं पता कि कोई ना पेपर पे डॉक्यूमेंट्स है, ना रेंट एग्रीमेंट है, ना कुछ है। स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस लेबर, जिनकी कोई लैंड कुछ नहीं, उनकी खेती में वहाँ लेबर करते हैं वो अपना, और वो इस तरह के फार्मर्स हैं। जो स्मॉल जो होते हैं ना, साइकिल रिपेयरिंग शॉप से, शू रिपेयरिंग शॉप से, बहुत छोटे छोटे काम करते हैं एकदम, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से एंटरप्राइजेस, ऐसे लोग भी इससे जुड़े हुए हैं नहीं है। सीनियर सिटीजन्स का भी कहते हैं कि एज फैक्टर होने के बाद उनका उससे कट हो गए। वुमेन्स का भी एक प्रॉब्लम है, जैसे वुमेन्स का सबसे बड़ा इश्यूज क्या होता है, वुमेन्स का आज भी कई लोगों घरों में आप देखोगे कि लोग सोच रहे हैं हम बैंक में जाके हम क्या करेंगे, हमारे हस्बैंड से हमारे बच्चे लोग सब देख लेते हैं, हमको बैंक अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं, हमको बैंक की जानकारी क्या करना, कैसे एटीएम से पैसे विड्रॉ करना, क्या करना, आज भी कई महिलाएं ऐसे इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है। और जो ओल्ड टाइम था वहां तो पोजीशन और भी ज्यादा बुरी थी। जो आज भी हाउस वाइफ जितनी इनकम वुमेन्स है वो रेयरली बैंक जाती है। हाँ, जो सर्विस क्लास वुमेन्स है वो तो फिर भी बैंक सेक्टर्स में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई है किसी न कारण से। और जो हाउस वाइफ है आज भी मोस्टली ऐसे है कि जिनके बैंक में अकाउंट नहीं है, या बैंक में जाके काम नहीं करते, या उनका अकाउंट है भी तो उनके घर के बच्चे लोग या हस्बैंड लोग वो उस पर उनका काम करते हैं। ऐसी पोजिशन आज भी है। और खास करके जो मैंने बताया मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर्स के अंदर वुमेन्स की पोजीशन तो है कि उनका अकाउंट भी आज भी नहीं है। तो ये भी डिस्पेरिटीज इसके अंदर रही है। ये लोग इस तरह के जो सेक्शन के लोग अभी भी फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए नहीं है। क्लियर?
तो यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। और आप इंडिया में क्योंकि आप रहते हैं, आपने भी अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन में लोगों को देखा होगा किस टाइप की कम्युनिटी अपने पॉपुलेशन का जो इनकम ग्रुप के हिसाब से किस किस टाइप के लोग रहते हैं, है ना, किस और ऑक्यूपेशन इनकम और ऑक्यूपेशन के हिसाब से आप देखेंगे किस तरह की पॉपुलेशन हमारे इंडिया में है। उन इंडिया के उन सभी किस सेगमेंट के लोग बैंक सेक्टर से जुड़े हुए हैं और किस सेगमेंट के लोग बैंक सेक्टर से अभी भी जुड़े हुए नहीं है। क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन का? यहाँ तक समझ में आया आपको पूरा? जी सर। क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में सब एक्सपीरियंस करते हैं, जितनी चीज मैंने आपको समझाया लिखा बढ़ा रहा हूँ ना, और चीज आप खुद देखते हो अपने हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है। और हाउस होल्ड क्या एक्सेस फाइनेंशियल सेक्टर्स में कैसा है, कॉन्टिजेंसी प्लानिंग, रिटायरमेंट सेविंग्स है उनकी, बफर सेविंग है, बल्क पैसा आ गया तो सेविंग कर लिया, इंश्योरेबल कॉन्टिजेंसी है, जहाँ इंश्योरेबल प्रोडक्ट है वो उन्होंने ले रखा है। क्रेडिट के लिए क्या है, जब बिजनेस लोन मिल रहे हैं, इमरजेंसी लोन मिल रहे हैं, है ना, और हाउसिंग लोन है, कंजम्पशन लोन है। तो कंजम्पशन लोन में हेल्थ के इंश्योरेंस आया था, कुछ एजुकेशन लोन, बच्चों के एजुकेशन के लिए भी लोन मिलता है। ऐसे कई तरह के छोटे स्कीम्स के हाउसिंग लोन भी आजकल लोन मिलने लग गए हैं, और पेंशन लोन, कई तरह की फैसिलिटीज मतलब ये लोन की सुविधा है। वेल्थ क्रिएशन में ये है कि जो लोग सेविंग्स हैबिट क्रिएट कर रहे हैं, सेविंग में पैसा जमा करते हैं, धीरे धीरे फंड्स जब क्रिएट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो बैंक में एफडी करते हैं या और कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करके अपनी फाइनेंशियल वेल्थ बनाते हैं अपनी। और उसके बाद डिपेंड करता है कि उनका फाइनेंशियल सेक्टर्स में अवेयरनेस कितना है, कितना रिस्क परसेप्शन उनका है, क्योंकि बेस्ड ऑन वेल्थ उनके पास खुद की संपत्ति कितनी, अकॉर्डिंगली उतना वो रिस्क लेते हैं, अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्टमेंट में और जाते हैं। तो इस तरह से कॉन्टिजेंसी प्लानिंग है, क्रेडिट और वेल्थ प्लानिंग से ऐसे करके एक्सेस डिफरेंट लेवल के ऊपर एक्सेस दिया गया है हाउस होल्ड सेक्टर्स को। आरबीआई पॉलिसी इनिशिएटिव एंड प्रोग्रेस इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो आरबीआई ने क्या पॉलिसी बनाया फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए? आरबीआई हैज अडॉप्टेड अ बैंक लेड मॉडल फॉर अचीविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन and removed all regulatory bottlenecks in achieving the greater financial inclusion in the country। तो जो उसने बैंक के हिसाब से कि बैंक अपना खुद डिसाइड करे फाइनेंशियल इंक्लूजन का, और जो रेगुलेटरी बोर्ड जो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन थी, अकाउंट खोलते समय ये सब इन्फॉर्मेशन लेना है आपको, कस्टमर से ये सब जानकारी लेना पड़ेगी, वो कई चीजों को उन्होंने रिमूव कर दिया ताकि इजीली फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ जाए। और फॉर अचीविंग द टारगेट ऑफ गोल्स, आरबीआई ने क्या करा है कि एक एनवायरमेंट क्रिएट किया गया है और इंस्टीट्यूशनल को सपोर्ट प्रोवाइड किया है, एक्सीलरेट देयर फाइनेंशियल इंक्लूजन एफर्ट्स। RBI has created a conducive regulatory environment and provided institutional support for banks in accelerating their financial inclusion efforts। हर बैंक्स के अंदर एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का डेफिनेट एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो इस तरह की एक्टिविटीज को पूरा मॉनिटरिंग करता है और डेवलपमेंट आरबीआई को एक पॉलिसी बनाता है पूरा 3 इयर्स की, ये 3 इयर्स की पॉलिसी बनाएगा, हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली वो उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करता है और मंथली रिपोर्टिंग भी आरबीआई करता है और आरबीआई भी उनका मॉनिटरिंग करता है। Government plays a pivotal roles in promoting financial inclusion through policy and regulatory frameworks। गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी और फ्रेमवर्क के थ्रू बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। दे कैन इंप्लीमेंट मेजर्स टू रिड्यूस बैरियर्स, एनकरेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू सर्व अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन एंड इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने भी इस तरह से कुछ कई बैरियर्स जो थे, इंस्ट्रक्शंस और रूल्स रेगुलेशन को लिबरलाइज किया गया है और बैंकों को एनकरेज किया गया है कि जो अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन है रूरल एरियाज में, रिमोट रूरल एरियाज के अंदर, स्लम्स एरियाज के अंदर, इन पॉपुलेशंस को बैंकिंग सेक्टर में जोड़े, उनके बीच में फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज करे और साथ में उनको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटल प्रोडक्ट से भी अवेयरनेस क्रिएट करे। तो फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप भी कई बार बैंक्स अपने कई सेंटर्स में फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप भी लगाता है, अवेयरनेस डेवलपमेंट करके। एडवाइज ऑल बैंक्स, आरबीआई ने फिर क्या किया, एडवाइज ऑल बैंक्स टू ओपन ए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट विथ मिनिमम कॉमन फैसिलिटीज सच एज नो मिनिमम बैलेंस, डिपॉजिट विड्रॉल ऑफ कैश एट बैंक ब्रांच एंड एटीएम्स, रिसिप्ट क्रेडिट ऑफ मनी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स चैनल, फैसिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एटीएम कार्ड्स। मतलब बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट्स ओपन करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसमें मिनिमम बैलेंस का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, इवन जीरो बैलेंस से भी अकाउंट खुल जाएंगे। वो अमाउंट जो कस्टमर्स अपना जब उसके पास सरप्लस फंड होगा डिपॉजिट कर देगा, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगा विड्रॉल कर लेगा, उनको एटीएम कार्ड की सुविधा भी दी गई है। साथ में जो डिपॉजिट रिसीट के लिए जो भी रिसीट करना इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी वो ये अपना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं और एटीएम कार्ड भी उनको प्रोवाइड किया गया। इस तरह की सुविधाएं भी अकाउंट खोलने की सुविधा दिया गया है। रिलैक्स्ड एंड सिंप्लीफाइड केवाईसी नॉर्म्स, जो केवाईसी नॉर्म्स होते हैं जो पहले था उससे उसने काफी सिंप्लीफाइड कर दिया है।
जैसे आप देखेंगे, और फैसिलिटेट इजी ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट स्पेशली फॉर स्मॉल अकाउंट विद बैलेंस नॉट एक्सीडिंग ₹50,000, एग्रीगेट क्रेडिट इन द अकाउंट नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख। इसमें क्या है, जो केवाईसी नॉर्म्स इजिलाइज कर दिए, स्पेशली सिंप्लीफाइड कर दिए और रिलैक्स कर दिए गए, और खास करके जिसमें स्मॉल बैलेंस, जिसके अंदर जिस खाते के अंदर 50,000 से ज्यादा का बैलेंस नहीं रहता है, और क्रेडिट जो है टोटल एग्रीगेट क्रेडिट 1 लाख से ज्यादा नहीं हो उसके अंदर, और जो जमा है 1 लाख से ज्यादा नहीं हो और बैलेंस 50,000 से ज्यादा नहीं हो, उसको काफी सिंप्लीफाइड कर दिया गया। क्योंकि बेसिकली क्या है, लो इनकम ग्रुप के लिए, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए, लेबरर्स के लिए है, तो नेचुरली उनकी इनकम क्योंकि कम होती है तो उनका बैलेंस भी कम रहता है, ट्रांजेक्शन उनके कम होते हैं। Further, banks are advised not to insist on introduction for opening bank account for the customer. एक टाइम था पहले इंट्रोडक्शन मैंडेटरी था, मतलब अकाउंट खोलते समय कस्टमर्स अपना राशन कार्ड, मतलब एड्रेस प्रूफ देता था, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ्स भी देता था, साथ में एक उसको इंट्रोडक्शन देना पड़ता था। अपना वो इंट्रोडक्शन किसका था, जिसके बैंक में खाते हैं, उस बैंक की ब्रांच में खाता होगा और वो कस्टमर को जानता होगा, तब वो उस कस्टमर का वो इंट्रोडक्शन जब मिलेगा तब जाकर के उसका अकाउंट खुलेगा। तो बैंक आरबीआई ने इंट्रोडक्शन भी मैंडेटरी नहीं रखा, खत्म, घटा दिया। उसमें वजह क्या है, आधार कार्ड हो गया, वो आधार कार्ड अपना मेनली यूनिक आईडी हो गया आइडेंटिफिकेशन के लिए, कस्टमर्स का आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड एक यूनिट आईडी हो गया, कि आधार कार्ड यदि है तो एड्रेस और आईडी प्रूफ के लिए तो सफिशियंट है, उसके बेसिस पे अकाउंट खुल जाता है। इवन पैन कार्ड भी मैंडेटरी नहीं है, पैन कार्ड की जगह भी एक सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग 15 GF 15H को ले लेते हैं, ताकि वो उनकी जो टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो 15A के पैन कार्ड के बगैर भी अकाउंट खुल जाता है। कंपल्सरी रिक्वायरमेंट ऑफ ओपनिंग ब्रांचेस इन अनबैंक्ड विलेजेस, और क्या करा उन्हें, कंपल्सरी रिक्वायरमेंट कर दिया, बैंक्स आर डायरेक्टेड टू अलोकेट एटलीस्ट 25% टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस टू बी ओपन ड्यूरिंग द ईयर इन अनबैंक्ड एरिया। मतलब जो यदि मान लो ईयर के अंदर यदि कोई बैंक की ब्रांचेस 100 ब्रांचेस खोल रहा है, तो 25 ब्रांचेस उस एरिया में खुलना है बैंक को जहां पे बैंक नहीं है, अनबैंक्ड एरिया है एकदम। और टायर 6 रूरल सेंटर्स, मतलब जो उस एकदम रिमोट रूरल एरियाज के जो क्या है, जिसमें पॉपुलेशन कम है, वो रूरल एरियाज काफी रिमोट है, उन ब्रांचेस के अंदर, उन सेंटर्स के ऊपर आपको बैंक की ब्रांचेस खोलना है 25%, ये मैंडेटरी कर दिया। इस तरह से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव चालू किए उस फाइनेंशियल इंक्लूजन में लोगों को जोड़ने की शुरुआत से। Opening of intermediate bricks and mortar structure for effective cash management, documentation, redressal of customer grievances, and close supervision of business correspondent operations. Banks have been advised to open intermediate structure between the present base branches and business correspondent locations. तो अब आपने देखा होगा जो छोटे छोटे ग्राहक सेवा केंद्र बने हैं बहुत सारे, बेसिकली वो इसी पर्पस के लिए गए थे कि जो छोटे छोटे बैंक के ग्राहक सेवा कियोस्क बन जाए, जहां पर वो बैठ करके ऐसे छोटे कम जो ट्रांजेक्शन होते हैं, स्मॉल अमाउंट के लोग जो ट्रांजेक्शन करते हैं, स्मॉल अमाउंट का डिपॉजिट करते हैं, वहां पर रह करके वो इजीली अकाउंट ओपन कर सके, अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन उस सेंटर से कर सके, और वो किसी न किसी ब्रांच से लिंक होते हैं, बैंक की ब्रांचेस से वो लिंक होते हैं। इंटरमीडिएटरी ब्रिक्स, इंटरमीडिएट ऑपरेटर ग्राहक सेवा जो केंद्र होता है इंटरमीडिएटरी होती है, एक ब्रांच से लिंक किए रहते हैं, ताकि उसके सारा बिजनेस है उस पर्टिकुलर ब्रांच को रिपोर्ट करता है, इन केस कोई प्रॉब्लम आता है तो उस ब्रांच से वो हेल्प लेते हैं। जैसे कैश का भी कई बार होता है कि कैश ज्यादा इकट्ठा हो गया तो उस बैंक में डिपॉजिट करना है, कैश पे शॉर्ट पड़ रहा है तो पेमेंट के लिए तो उस ब्रांच से कैश लेकर डिस्ट्रीब्यूट करना। दिस ब्रांच कुड बी इन ए फॉर्म ऑफ लो कॉस्ट सिंपल ब्रिक एंड मॉर्टर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली क्या होता है, वन पर्सन होता है इन कोर बैंकिंग फैसिलिटीज, जो सिस्टम होता है उनमें कोर बैंकिंग सिस्टम, उन पर टर्मिनल प्रोवाइड किया जाता है, पासबुक भी प्रिंट हो जाए और अमाउंट डिपॉजिट जो करने का वो डिपॉजिट भी ले सकते हैं और पेमेंट भी विड्रॉ कर सकते हैं, पेमेंट उसका पोस्टिंग भी स्मॉल अमाउंट का वो लोग कर सकते हैं। ऐसे सेंटर्स खोले गए। Public and private sector banks had been advised to submit a board approved 3 years financial inclusion plan starting from April 2010। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को 3 इयर्स में सबको प्लान सबमिट करने को कहा कि अपना प्लान बताओ कि आप क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करोगे फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो 2010 में 2010 से इंप्लीमेंट चालू किया, और दिस पॉलिसीज एम एट कीपिंग ए सेल्फ सेट टारगेट, मतलब हर बैंकों का सेल्फ सेट टारगेट रहा, हर बैंक ने सेल्फ टारगेट क्रिएट किया कि हम इस 3 इयर्स के अंदर इतनी पॉपुलेशन को कवर कर लेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम के अंदर। तो उन्होंने अपना सेल्फ साइड टारगेट सेट करा और वो प्रोग्राम उन्होंने आरबीआई को दिया, और अकॉर्डिंगली उसका मॉनिटरिंग फिर आरबीआई अपना करता था। This policy aimed at keeping a self-set target in respect of rural brick and mortar branches opened, business correspondent employed, coverage of unbanked villages with population about 2,000 and as well as below 2,000। 2000 के ऊपर पॉपुलेशन जो है जिन सेंटर्स में, उनमें कितनी ब्रांचेस खोली, और 2000 से कम पॉपुलेशन उनमें कितनी ब्रांचेस खोली। इस तरह से
वो भी ब्रेकअप उनका रहा। और बेसिक जो सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जो ओपन किए गए, किसान क्रेडिट कार्ड भी वहां दिया गया, जनरल क्रेडिट कार्ड भी इशू किए गए। जो किसान क्रेडिट कार्ड बेसिकली फार्मर्स को रहता है, जो फार्म जो सोइंग के लिए यूज करते हैं उनको क्रेडिट। जनरल क्रेडिट कार्ड स्मॉल 25,000 तक के लोन की सुविधा उसके साथ थी। जो किसी को अपने हेल्थ के लिए या छोटे मोटे कामों के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उनको जीसीसी कार्ड भी दिए गए। आरबीआई हैज बीन मॉनिटरिंग दीज प्लान्स ऑन मंथली बेसिस, और जो प्लान गवर्नमेंट बैंक्स करती है अकॉर्डिंगली आरबीआई 1 to 1 बेसिस के ऊपर उसका मॉनिटरिंग भी करती है। In terms of revised guidelines issued by Reserve Bank of India White Circular dated May 2017, the term branch has been substituted by banking outlets. जैसे बताया बैंक की ब्रांचेस होती थी, वो कियोस्क होते थे, ग्राहक सेवा केंद्र, उनको सबको अब उनने क्या कर दिया, बिजनेस आउटलेट्स। ऑल विल बी जो क्या कहेंगे बिजनेस आउटलेट्स है वो। In terms of branch has been substituted banking outlets, which includes both brick and mortar branches, business correspondent outlets, to enable banks in expanding their network even in the remote rural areas in cost-effective manner for hassle-free services to customer in rural areas. तो बैंक की ब्रांचेस से, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट से, जो ग्राहक सेवा केंद्र है, इन सबको बिजनेस आउटलेट कहा गया है। इस तरह से वो डिफरेंट सेंटर्स में इस तरह के बिजनेस आउटलेट्स किए गए और अपना नेटवर्क को उन्होंने रिमोट रूरल एरियाज में भी एक्सपांड करते गए और वे कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब लो कॉस्ट के ऊपर वो अपना ये चीज काम करते गए। इस तरह की स्कीम भी उन्हें इंट्रोड्यूस कर दी। Progress of financial inclusion since launch of financial inclusion plans are clearly indicate that banks are progressing in areas like opening of banking outlets, deployed business correspondents, opening of basic saving bank deposit accounts, grant of credit through KCC and GCC। मतलब जैसे से ये डेवलपमेंट होता गया, बैंक की इनिशिएटिव्स हुए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती गई, आरबीआई की इनिशिएटिव्स आते गए, बैंक तो नहीं, जितने प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक उनके भी इनिशिएटिव रहे, उन्होंने भी अपनी स्कीम बनाई। तो प्रोग्रेस अब फेवरेबल है, पॉजिटिव ग्रोथ सबको दिख रहा है। बैंक के सेविंग्स अकाउंट भी ओपन हुए, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट भी बढ़े हैं, बैंकिंग आउटलेट्स भी बढ़ गए हैं, और किसान क्रेडिट कार्ड, जीसीसी, जनरल क्रेडिट कार्ड भी आपकी काफी बढ़ गए जो क्रेडिट सुविधा के लिए। ये सब जो हम देख रहे हैं ना, इनिशिएटिव जो लिए हैं गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंप्रूव करने के लिए, ये दीज आर इनिशिएटिव जो हम देखते जा रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं। विलेज कवर्ड, तो कितने विलेज कवर्ड किया आप देखेंगे इसके अंदर। Providing banking access to every village within the 5 kilometer radius hamlet, जहाँ हिली एरियाज के अंदर जो 500 हाउसहोल्ड्स इन हिली एरियाज इज वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द NESFI 2019-14। तो आपको ये कहता है हर विलेज के विद इन 5 किलोमीटर के रेडियस में, और जो हिली एरियाज में जो 500 हाउस होल्ड है, वहां पर एक बैंक की ब्रांचेस या बैंकिंग आउटलेट्स होना चाहिए। दिस द माइलस्टोन हैज बीन फुल्ली अचीव्ड इन 27 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरीज एज ऑन मार्च 2024। 99% हमारा टारगेट अचीव हो गया कि हर स्टेट्स की इस तरह की जो रिमोट 500 की रेडियस, किलोमीटर के रेडियस में और हिली एरियाज में बैंकिंग आउटलेट्स ओपन हो गए हैं। ओके, और फर्दर जो थोड़ा शॉर्टफॉल जो रिमेनिंग जहाँ गैप्स रह गया वहां पे भी काम चल रहा है। टोटल बैंकिंग आउटलेट्स आप देखेंगे जो मार्च 10 के अंदर 67,694 आउटलेट्स थे, वो दिसंबर 23 में कितने हो गए, 16,48,780 बैंकिंग आउटलेट्स हो गए। टोटल ब्रांचेस इंक्लूडिंग बैंकिंग आउटलेट जो है थ्रू बिजनेस कार्ड इंक्रीज कितने हो गए, 34,174 टू 15,92,598। तो अब नंबर सब्सटेंशियली इंक्रीज हो गए। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जो हुए, जो 73.45 मिलियन इन मार्च 10 में थे, वो 705.3 मिलियन, 100 टाइम्स की ग्रोथ हो गई इसके अंदर। आपका RBI advised bank to provide a small overdraft in basic saving bank deposit accounts. Accordingly, up to December 23, 5.3 million BSBD accounts जो अवेल हुए, उसने OD फैसिलिटीज अवेल किए, कितने पे क्या, 5.79 बिलियन ने। अल्टीमेटली उस जो उनको बेसिक जैसे जीसीसी कार्ड के थ्रू OD फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, तो वो भी फैसिलिटीज लोगों ने यूज करना चालू कर दिया। किसान क्रेडिट कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड भी सब्सटेंशियली इश्यूज हो गए। जो December 23 में टोटल नंबर ऑफ किसान क्रेडिट इश्यूड टू फार्मर्स रिमेन्ड एट 507 lakhs विथ टोटल आउटस्टैंडिंग 8,11,906 करोड़। मतलब आउटस्टैंडिंग कितना, 8,11,906 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, और 507 लाख है उनको किसान क्रेडिट इसको इशू हुआ है। तो इस तरह जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव किया, तो इस तरह से कई प्रोग्रेस आपको देखेगा। और सबसे बड़ा जो आप देखेंगे इसका इनिशिएटिव है, जो गवर्नमेंट जनधन योजना जो थी, आप देखेंगे उसके अंदर बहुत ग्रांड सक्सेस मिली है, बहुत नंबर ऑफ अकाउंट्स हुए हैं। 2014 में जो स्कीम आई थी, 2024 में 10 साल हो गए,
उस स्कीम को काफी ग्रांड सक्सेस हुआ, बहुत नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन हुए हैं। General credit cards. The bank have been advised to introduce general credit card facilities up to 25 lakhs at a rural and semi-urban branches. Up to December 23, bank had provided credit aggregating rupees 53,690 crore. कितना क्रेडिट बढ़ा दिया? 53,690 करोड़ का क्रेडिट दे दिया है इन 55 लाख जीसीसी अकाउंट्स। आईसीटी बेस्ड अकाउंट मतलब बेसिकली आपका जो आईसीटी होता है इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होता है, कोर बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड की गई सब जगह। जितने भी बिजनेस बैंकिंग आउटलेट्स खुल रहे हैं उन सब में कोर बैंकिंग सुविधा है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एफिशिएंट एंड लो कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज इन अनबैंक्ड एंड रिमोट कंसर्न ऑफ द कंट्रीज, RBI directed commercial banks to introduce ICT-based banking services through business outlets. These ICTs enabled banking services have CBS connectivity, core banking connectivity to provide all banking services, including deposit and withdrawal of money in the financial excluded regions. मतलब फाइनेंशियल एक्सक्लूडेड में जो भी आउटलेट्स आपके खुल रहे हैं उसमें कोर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की गई, जहाँ पे वो डिपॉजिट और विड्रॉल का काम कर सकते हैं, पासबुक प्रिंटिंग काम हो सकता है, इस तरह के सारे कोर काम हो जाए। अदर इनिशिएटिव्स, अदर इनिशिएशन में क्या हुआ है? एक्सपेंशन ऑफ एटीएम्स, ग्रोथ इन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन लिंकेजेस, ग्रोथ इन मल्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, बैंक क्रेडिट टू MSME सेगमेंट्स, इंश्योरेंस एंड इक्विटी पेनिट्रेशन इन द कंट्री, financial literacy initiative, education refers to provide financial literacy initiative. Education refers to providing financial education and programs that equipped individuals with essential financial knowledge and skills. मतलब साथ में एटीएम्स भी बहुत सारे सुविधा है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आपने देखा होगा, कई सेंटर्स में सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में कई महिलाओं के ग्रुप भी है, दूसरे वो लेबर्स, स्मॉल लेबर्स, मार्जिनल फार्मर्स, उनके भी कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं। वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं ग्रुप फॉर्म करके, जैसे आप कह सकते हैं कि वो बांस की टोकरियां बनाते हैं, झाड़ू बनाते हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स के काम करते हैं ना, ऐसे कई तरह के छोटे मोटे काम, उसके मटके बनाते हैं ना, अर्थन दिए वगैरह बनते हैं। ऐसे कई चीजें होती है जो स्मॉल टाइनी इंडस्ट्रीज जो करती थी, वो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू भी होता है। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी बैंक के थ्रू जोड़ा गया है, उनके बैंक में अकाउंट किए गए और सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन की सुविधा भी दी गई है। इस तरह से भी उनको फाइनेंशियल सेक्टर्स में इन लोगों को जोड़ा गया है। एमएसएमई का वो देखो, जो स्मॉल जो टाइनी इंडस्ट्रीज थी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से स्मॉल इंडस्ट्रीज थी एकदम छोटी, ये लोगों को एकदम जो कहते हैं ना अपने घर के अंदर लेके जो टाइनी एंड विलेज इंडस्ट्रीज होती है, उन लोगों को भी लोन सुविधा दे करके इस के थ्रू जोड़ा गया है। और डिफरेंट सेंटर्स में फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज किए ताकि उनको एजुकेट किया जाए कि क्या क्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल है आपके लिए जो वो यूज कर सकते हैं, जहाँ पे उन लोगों में जो इस तरह की रिमोट एरियाज में जहाँ पे सब सुविधा पहले उपलब्ध नहीं थी, जिनकी जो अवेयरनेस नहीं थी। और जो भी सुविधाएं दी गई ये सब अफोर्डेबल रही और एक्सेसिबल रही, मतलब बेसिकली उनके लिए पहुंच के लिए भी रही, और कॉस्ट जो उसमें खर्चा है वो अफोर्डेबल है। दैट एंश्योर्स अनबैंक्ड अंडरबैंक्ड इंडिविजुअल्स कैन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। इसका फायदा क्या हुआ? तो वहां तक एक्सेस हुआ, उनकी पहुंच हो गई, और क्योंकि खर्चे कम है तो वो उसमें पार्टिसिपेट भी करने में इंटरेस्ट है। यदि खर्चा ज्यादा होता तो शायद खर्च के जो बैंक में खर्चे लग रहे हैं, कॉस्ट उसमें लग रहा है, तो वो उसके कारण भी उससे नहीं जुड़ता था, वो पार्टिसिपेट करने लगा फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। ऑफरिंग नो फ्रिल सेविंग बैंक अकाउंट, मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट, लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन अकाउंट, ट्रांजेक्शन की कॉस्ट में बहुत कम करती है, तो कंसेशन दिया गया है, कुछ एग्जम्पशन दिया गया है। दिस एनेबल्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एट ए ग्रॉस रूट लेवल, नीचे लेवल के ऊपर कई लोगों को इस कारण से, मतलब नो फ्रिल अकाउंट खुले गए, लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन किया गया, तो उससे क्या हुआ? फाइनेंशियल इंक्लूजन नीचे लेवल पर काफी नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन हुए। दिस प्रमोट फाइनेंशियल सेविंग्स एंड एनफोर्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। उसमें उन लोगों में क्या हुआ कि एक फाइनेंशियल बचत करने की आदत डेवलप हुआ, और बचत करने के साथ में उन लोगों में एक सिक्योरिटी भाव भी हुआ, मतलब एक सुरक्षा का भाव भी पैदा हुआ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी भाव पैदा हो गया। हमारा इतना पैसा थोड़ा बहुत जमा है बैंक के अंदर, एटलीस्ट कोई भी मिसशेपनिंग होता है तो हम उसको हमको पास हमारे पास इतना फंड अवेलेबल है, तो इस तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी उन लोगों को मिली है। जेंडर डिस्पैरिटीज, जैसे मैंने आपको पहले बहुत बताया था बात करते हुए, वुमेन्स के अंदर जो सबसे बड़ा इश्यूज है कि जो मोस्टली हाउसवाइफ है, आज भी मोस्टली हाउसवाइफ बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई नहीं है, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई नहीं है। वर्किंग वुमेन्स तो फिर भी थोड़ा बहुत उनका बैंकिंग सेक्टर जुड़ा हुआ है, और हाउसवाइफ के साथ ये प्रॉब्लम है। और पहले के जमाने में आज से कह सकते 20, 25, 30 साल पहले तो और भी शायद पोजीशन खराब थी। According to Women World Bank, 31% of women are more likely than the men to have an inactive bank account.
मतलब ऐसे 31% वुमेन्स ऐसी है जैसे मेंस के अकाउंट इनएक्टिव है, वैसे वुमेन्स के भी अकाउंट इनएक्टिव है। और बैंक इनऑपरेटिव अकाउंट, यदि अकाउंट शुरू में खोल दिया एक बार तो उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया गया, वो ऐसे पड़ा हुए हैं। बाय फोकसिंग ऑन जेंडर स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव, मतलब स्पेसिफिक महिलाओं के ऊपर फोकस करके जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव है, कई तरह के प्रोग्राम्स बने गए ताकि उनको स्पेसिफिक प्रोग्राम, महिलाओं के लिए प्रोग्राम बनाए गए ताकि उसके थ्रू उनको फाइनेंशियल सेक्टर में जोड़ने की कोशिश की गई है। बाय फोकसिंग ऑन जेंडर स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स, फाइनेंशियल inclusion can help empower women economically and close the gender gap in financial services। जो जेंडर गैप है वुमेन और वुमन का, वो कम करने की कोशिश की जा रही है उनको फाइनेंशियल सेक्टर से जोड़ करके। These efforts involved tailored financial product, मतलब बने बनाए फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो उनको हिसाब से आप दे सकते हो, उनको कम वुमेन कस्टमर्स को दे सकते हो। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम किए गए, इनिशिएटिव फॉर टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब उन लोगों को वो खुद अपना बिजनेस भी चालू कर रहे हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप भी बन सकते, चालू कर सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम है, जो स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम जो है ना, उसके अंतर्गत किया गया है कि उसमें जो लोन आपका है वुमेन्स को मिल सकता है या SC/ST बेनिफिशियरी को मिलता है। स्पेसिफिकली स्कीम बनाई गई है इसलिए कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो भी न्यू प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट अपना चालू करना चाहती है वो महिलाएं, तो स्टैंड अप इंडिया के अंदर उनको लोन की सुविधा मिल जाती है विदाउट एनी सिक्योरिटी। उनको कोई सिक्योरिटी देना नहीं पड़ती है इस स्कीम के अंदर। सिर्फ प्राइमरी सिक्योरिटी जो एसेट्स लोन सिक्योरिटी बस वही सिक्योरिटी रहती है, अदरवाइज कोई सिक्योरिटी नहीं देना पड़ती है। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स भी इसके अंदर लिए गए जो डिस्पैरिटीज दूर करने के लिए। इंक्लूसिव क्रेडिट स्कोरिंग, अभी आपने देखा होगा सिबिल स्कोर होता है क्रेडिट के लिए, आपने जो भी देखा होगा क्रेडिट पैन कार्ड आपके पास अवेलेबल है, पैन नंबर डाल करके आप सिबिल में जज करके आप अपना क्रेडिट स्कोर देख सकते हैं। तो जो आपने देखा जो लैंडलेस लेबरर्स है, स्मॉल फार्मर्स है, जो स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं, जिन लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, इनके पैन कार्ड ही नहीं होते हैं, पैन कार्ड भी नहीं होते और इनके पास इनके कोई लोन फैसिलिटी भी नहीं होती, इनके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं होता है। तो इनकी जो क्रेडिट स्कोर कहाँ से मिलेगा? जो यदि पुराना हिस्ट्री उनका हो, फाइनेंशियल को हिस्ट्री पुरानी हो तो क्रेडिट स्कोर मिलेगा। जब क्रेडिट स्कोर नहीं मिलता है तो उनका फिर स्कोरिंग कैसे करना, कैसे जज करना कि ये लोग फाइनेंशियली इनका पोजीशंस क्या है। तो ट्रेडिशनल मैट्रिक्स में एलाइनेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दोज विद लिमिटेड क्रेडिट हिस्ट्री, मतलब इनके पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो क्रेडिट स्कोर मिलता नहीं है, तो उसमें क्या होता है इनको डिस्क्रिमिनेट, इनको सिलेक्ट, इनको फाइनेंस नहीं मिलता था। फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्राइज टू एक्सप्लोर अल्टरनेट क्रेडिट स्कोरिंग मेथड, जिन्हें अल्टरनेट क्रेडिट स्कोरिंग मेथड क्या बनाया, दैट कंसीडर नॉन ट्रेडिशनल डाटा सोर्सेज कैन एक्सटेंड क्रेडिट एक्सेस टू दोज विथ लिमिटेड क्रेडिट हिस्ट्री इंक्लूडिंग factors like utility bill payment, rental history in credit assessment enables more individuals to access credit and other financial services, further promoting financial and economic opportunities। मतलब क्या रखा, क्रेडिट कार्ड नहीं है, कहीं से लोन लिया तो क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है उनका, अल्टीमेटली उनको कैसे जोड़ना है क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम के थ्रू। जो यूटिलिटी बिल पेमेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट हो रहा है, टेलीफोन चार्ज हो रहा है, रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, इस तरह के जो खर्चे वो पेमेंट करते हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख करके उसके बेसिस के ऊपर क्रेडिट स्कोरिंग किया गया। इस तरह से क्रेडिट स्कोरिंग करके उनको क्रेडिट स्कोरिंग का मॉडल बना करके उनको उस फाइनेंशियल सेक्टर से जोड़ने के लिए कोशिश की। उनके पास क्या एक लिमिट है वो था कि वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल टाइम से पेमेंट करते कि नहीं, वाटर टैक्स पर टाइम भी पेमेंट किया कि नहीं, यदि पेमेंट कर रहे हैं तो, या अपना रेंट यदि हाउस अपना किराए पे रह रहे हैं तो रेंट का पेमेंट उनका रेगुलर है कि नहीं है। तो बेस्ड ऑन दैट उनका क्रेडिट हिस्ट्री निकाला जाता है, स्कोरिंग किया जाता है और उनको स्कोरिंग करके उनको फाइनेंशियल सेक्टर से जोड़ा जाता है। साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला है, फाइनेंशियल इंक्लूजन आल्सो एंटर्स प्रोटेक्टिंग कस्टमर्स विद बिजनेस। फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्राइव्स टू इंप्लीमेंट प्रोटेक्शन रेगुलेटरी सेफगार्ड टू अपहोल्ड द इंटरेस्ट of financially vulnerable individuals, ensure fair treatment, transparent pricing, ethical conduct by financial institutions, fostering trust and confidence in formal financial services। बेसिकली आपको बताइए लो इनकम ग्रुप के रहते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, स्मॉल मार्जिनल फाइनेंस स्लम एरियाज के लोग हैं, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, पढ़ा लिखे ज्यादा नहीं है, ज्यादा अवेयर लोग नहीं है, नॉलेज लिमिटेड है, तो उनके साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं हो, एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट खर्चा पानी जो उनके खाते में अननेसेसरी कोई चार्जेस नहीं लग जाए, तो ट्रांसपेरेंसी हो, फिर क्या एक्सपेंडिचर्स लगेगा, कितना खर्चा आएगा, उनको प्रॉपर्ली उनको गाइड कर दिया जाए, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो किसी भी तरह से उनके साथ में, ये सब। तो फिर उनके ऊपर उनको ये लगना चाहिए कि जो बैंक में जिस ब्रांच में जाकर के जिस बंदे से हम, जिस बैंकर से हम बात करके आए हैं, वो बैंकर ने हमें जो जानकारी दी वो सही जानकारी दी है और
ईमानदारी से हमारे काम के बारे में बताया, हमारे काम के संबंध में सब कुछ जानकारी, मतलब उनका ट्रस्ट बनना चाहिए, एक भरोसा क्रिएट होना चाहिए। हाँ, इस बैंक में मैंने अपना पैसा रखा है, इस बैंक में मैंने इस यहाँ पे जाके डिपॉजिट किया है, तो ये मेरा पैसा सेफ है, और ये जो मुझे जानकारी दे रहे हैं ये करेक्ट जानकारी दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, इससे मेरे साथ कोई भी किसी की तरह का कोई भी इनजस्टिस नहीं है, या मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। ये भरोसा उनके बीच में होना चाहिए, क्योंकि उनकी अवेयरनेस एक तो कम होती है, वो आप पे डिपेंडेंसी उनकी ज्यादा रहती है। जो ब्रांच के अंदर जो आते हैं, तो ब्रांच में स्टाफ जो बैठता है फ्रंट लाइन में, उनसे वो लोग बात करते हैं, वो जो जानकारी देते हैं उनको रिलाय करके आगे काम करते हैं। इसलिए इस तरह से आपका इंफॉर्मेशन प्रॉपर रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, वो क्लियरिटी रहे, उसके अंदर किसी प्रकार की एम्बिग्युइटी नहीं हो, कोई प्रकार का बेवकूफ बनाने की बातें नहीं हो उसके अंदर। तो इस तरह से उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हम लोग जीतेंगे, तो अपने मैक्सिमम लोग ऐसे लोग बैंक से जुड़ेंगे और अपना खुद की एसेट्स भी क्रिएट करेंगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी फील करेंगे। ये स्टडी जितना आप सुन रहे हैं, सब समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना? हाँ जी लेकिन सर। आप देख भी रहे हो, आप डे टू डे टाइम में आप देख भी रहे हो अपने एरियाज ऑपरेशन में क्या क्या हो रहा है, बहुत सी चीज आपको इसको दिख ही रहा होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? इंक्लूजन रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज। क्या हुआ है, जैसे कई आप वर्षों पहले कोई जो देखेंगे, जो गवर्नमेंट गाइडलाइन भी कई बार आते थे कि कितने % पॉपुलेशन हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन है। धीरे धीरे कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, आज भी पूरा बिलो पॉवर्टी लाइन आज भी लोग है, ऐसा नहीं कि नहीं है, आज भी है, उसके अंदर फर्दर इंप्रूवमेंट की और गुंजाइश है, पर ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हुआ है। और जो इनइक्वालिटी से इनकम के अंदर जो इनइक्वालिटी, वो भी धीरे धीरे कम हुई है। Financial inclusion provide opportunity for marginalized and low-income individuals to access formal financial services such as savings, credit, insurance, and empowering them to manage their finance and invest in income-generating activities. Ultimately, help lift people out of poverty and reduce economic disparities. मतलब उन लोगों ने सेविंग बैंक खाते खोले, जिनको लोन की सुविधा चाहिए थी, उनको क्रेडिट फैसिलिटी भी मिली, छोटे छोटे स्मॉल के लिए भी। आपने देखा हो पीएम स्वनिधि स्कीम जो आई हो, ठेला गाड़ी कोविड के बाद में, ठेला गाड़ी वाले जो थे उन लोगों को 10-10 हजार का लोन सुविधाएं दी गई, और उनको कहा गया है, उनको डिजिटल प्रोडक्ट QR कोड दे दिया गया है, 10,000 आपको 10 इंस्टॉलमेंट में जमा करना है, यदि आप रेगुलर जमा कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अगली बार 20,000 का लोन मिल जाएगा। तो इस तरह से वो भी दिए गए। साथ में कई आपने देखो कई लोगों के इंश्योरेंस 100 रुपए और 300 रुपए के जमा डिपॉजिट करके, साल भर का 100 रुपए 300 रुपए जमा करके उनको का इंश्योरेंस कवरेज भी मिला है उन लोगों को। ऐसे कई तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट ने लेके आई है, जो इस तरह से उनको फाइनेंशियल सेक्टर्स में जोड़ा गया है। और इससे क्या उनको फायदा हुआ, एक उनके धीरे धीरे उस फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े उनकी पॉवर्टी भी कम हुई है, और जो इनकम डिस्पेरिटी भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम हुआ है, डिस्पेरिटी से थोड़ी कम हुई है। और सीधा इनका जो बेनिफिट है आपको बता रहा हूं मैं, जैसे पहले भी कहा था कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिसोर्स बेस बढ़ा, जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए नहीं थे, तो उनके पास ये थोड़ी भी पूंजी थी, थोड़ी बहुत भी पैसा था, वो भी फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं था। अब लेकिन वो जैसे से बैंक से जुड़ते जा रहे हैं, उनकी जो जमा पूंजी है, जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उससे क्या होता है, रिसोर्स बेस्ड बैंक्स का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बढ़ता है। रिसोर्स बेस्ड बढ़ता है तो बैंक्स क्या करती है, जो गवर्नमेंट उस फंड्स को गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में यूज करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटी में करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करती है, सड़क बनाना, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स बनना है, और डिफरेंट टाइप की जो फैसिलिटीज क्रिएट करना है, इन फंड्स के थ्रू, इस तरह से जो फंड्स एसेट्स क्रिएट हुए उसके थ्रू फाइनेंस हुआ, और अल्टीमेटली इंटर्न उसका बेनिफिट किसको हुआ, उन्हीं पब्लिक को, पॉपुलेशन नेशन की जो पॉपुलेशन है उन्हीं को मिलता है। When more people have access to financial services, they can participate actively in the economy. Okay, it leads to higher level of savings, investments, and entrepreneurships, fostering economic growth and stability in national economies. Clear? मतलब जैसे से वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो सेविंग्स बढ़ेगा, धीरे धीरे उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। हो सकता है बैंक के कोर के इन्वेस्ट नहीं, कैसे बैंक में डिपॉजिट FDR क्रिएट कर दिया है, कुछ लोगों ने अपना लोन्स लेकर के अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लिया, खुद तो एम्प्लॉयड हुए ही, साथ में 2-3 लोगों को भी उन्होंने उसमें एंगेज कर लिया, कहीं ऐसी जगह भी पोजीशन है, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ा है, नेशनल इकोनॉमीज में स्टेबिलिटी भी आया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट्स ए स्मॉल बिजनेस ऑफन फेसेस चैलेंजेस इन एक्सेसिंग क्रेडिट फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंकिंग। एक पूरा टाइम था बहुत समय पहले, बिफोर 91 यू कैन से, कि जब स्मॉल बिजनेस के लोन के लिए काफी डिफिकल्ट हुआ था, जब रिफॉर्म्स आ गया 91 के बाद में, तो वो धीरे धीरे वो भी इंप्रूवमेंट हुआ, पर फिर भी कुछ न कुछ कमी उसमें बनी रही, क्योंकि ब्रांच का नेटवर्क जो था कई रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में नहीं था, वो भी एक फैक्टर था। तो इसलिए कई चीजें थी, पर लेकिन वो जैसे ब्रांच का नेटवर्क खुला, बैंकिंग आउटलेट्स ओपन हुए, तो जो स्मॉल बिजनेसेस अंदर रूरल एरियाज में थे, छोटे छोटे लोग जो शॉपकीपर्स थे,
स्मॉल छोटी सी शॉप लेके जो बैठते थे उनको भी क्रेडिट फैसिलिटीज मिलने लग गई। और थ्रू इनोवेशन ऑफ लैंडिंग मॉडल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैन प्रोवाइड मच नीडेड लैंडिंग। ऑनलाइन पोर्टल जैसे आप देखिए मुद्रा लोन में 50,000 तक का मुद्रा लोन ऑनलाइन मिलता है। पीएम स्वनिधि निधि भी जो 10,000 तक का लोन था उसमें कुछ नहीं करना, ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करना है, उसका लोन का सैंक्शन भी ऑनलाइन हो जाएगा और वो पैसा आपके खाते जो कस्टमर्स के खाते में जमा हो जाएगा उस डायरेक्ट, और उसका लोन की सुविधा मिल जाएगी। तो ये बेनिफिट इसके कारण ये रहा जो इनोवेटिव जो प्रोडक्ट हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो मिला उनको कि स्मॉल लोन में भी कुछ नहीं करना है, उनको ज्यादा पेपर वर्क नहीं करना है, अपना केवाईसी जो आईडी प्रूफ वगैरह देना है, बिजनेस रिलेटेड जानकारी देना है। और पीएम स्वनिधि ने भी उन्होंने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी एप्लीकेशन जमा करी, उनकी प्रोसेसिंग हो गया, लोन का सैंक्शन हो गया, पैसा उनके खाते में आ गया और फिर वो अपना धीरे धीरे उसका धंधा करके अपने अकाउंट में धीरे धीरे लोन का जमा करना भी वो अपना कर सकते रेगुलर बेसिस पे। Financial inclusion promote innovations, drives innovation in the financial sector, leading to a development of new technology, fintech solutions that cater to the needs of underserved population. These innovations can benefit the broader financial ecosystems and lead to advancement in financial services. अब ये जो धीरे-धीरे जो डेवलपमेंट्स होते जा रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टेक्नोलॉजी बेस्ड जो प्रोडक्ट्स जो प्रो इनोवेशन हो रहा है उसका बेनिफिट फ्यूचर में और आगे जाकर के होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन में फोस्टर डिजिटल इंक्लूजन, डिजिटल इंक्लूजन का बहुत बड़ा इसमें फैक्टर मैंने आपको बताया। पीएम स्वनिधि निधि में क्या किया गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया, ऑनलाइन लोन सैंक्शन हो गया और सभी जो हैंड कार्ड वाले लोग थे इनको दिया गया था तो उनको क्यूआर कोड दे दिया गया, क्योंकि कोविड के बाद में आपने कहा यूपीआई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, यूपीआई प्रोडक्ट आए कोविड के बाद, तो कोविड के बाद जो पेटीएम पे, फोन पे, गूगल पे, भीम पे, ये सब प्रोडक्ट लॉन्च किए गए और क्यूआर कोड के स्कैन करके पेमेंट कलेक्शन चालू हो गया। तो उसका बेनिफिट क्या आप देखते हैं, छोटे मोटे शॉप्स में आपने देखा होगा हर छोटे छोटे शॉप कीपर के पास में क्यूआर कोड लगा हुआ है, कुछ नहीं करना है। अब कस्टमर्स यदि 10 रुपए की भी सर्विसेज लेता है तो वो फट से क्यूआर कोड स्कैन करता, 10 रुपीज को पेमेंट कर देता, तो उसका फायदा क्या हुआ, सीधा 10 रुपीज उस कस्टमर्स के बैंक खाते में जमा हो गया। यदि लोन लिया है उन्होंने तो डायरेक्ट लोन खाते में जमा हो जाता है और उसका लोन का रिपेमेंट भी ऑटोमेटिक होता रहता है, उसको कैश हैंडलिंग नहीं करना पड़ता है अपना, और कैश का ऑटोमेटिक वो अमाउंट डिपॉजिट खाते में हो जाता है। और जहाँ पे लोन नहीं भी है तब भी यदि बचत खाते में जमा हुआ है तो उस खाते में वो अपना एटीएम कार्ड उसके पास अवेलेबल है, जब उसको फंड विड्रॉ करना है एटीएम से कार्ड से विड्रॉ कर सकता है। मतलब उसको ना तो बैंक ज्यादा जाने की आवश्यकता है ना कुछ करना है। जो ऐसे छोटे स्मॉल कीपर क्या कर रहे हैं, फंड कलेक्शन के लिए क्यूआर कोड का यूज कर रहे हैं, यूपीआई प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, फंड कलेक्ट कर रहे हैं अपने जो छोटे छोटे हर व्यक्ति। और आजकल चेंज की भी प्रॉब्लम जैसे कई बार रहती है और कंफर्टेबल है, मोबाइल आजकल इतना यूजफुल हो गया सभी के लिए, छोटा बड़ा हर व्यक्ति आजकल जो मोबाइल रखता है कस्टमर अपने पास में, तो मोबाइल के ऊपर यूपीआई प्रोडक्ट डाउनलोड किए हुए हैं, उसको अकाउंट करके क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट होता है। तो इस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कई तरह से उनको इस तरह जोड़ा गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड टेक्नोलॉजी कैन बी, जैसे मोबाइल बैंकिंग आपको बता ही रहा था, मोबाइल बैंकिंग ऐसा है कि जो इंटरनेट बैंकिंग आप लैपटॉप पे इस पर चला लेते हैं वही चीज आप मोबाइल पे ही चला सकते हो ना। आपने ये योनो लाइट आपने सुना होगा, एसबीआई का योनो लाइट है, पहले एनीवेयर बैंकिंग हुआ करता था मोबाइल बैंकिंग, तो वही इंटरनेट बैंकिंग जो आप डेस्कटॉप के ऊपर कंप्यूटर सिस्टम पे या लैपटॉप पे वर्क करते हैं इंटरनेट बैंकिंग, वही चीज आपके मोबाइल पे आ सकती है। मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप उसके अंदर अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, यूटिलिटी बिल का पेमेंट कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, ट्रांजेक्शन इंक्वायरी कर सकते हो, हर तरह के ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। मतलब 24/7 मतलब एवरी टाइम एवरीवेयर, एनी टाइम एवरीवेयर वो पे आपके पास अवेलेबल है। कहीं भी जाओ किसी भी समय आपको बैंकिंग करना है, आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू सब सुविधाएं कर सकते हो। यूपीआई ऐप उसमें ऑलरेडी अनदर फीचर्स भी है, यूपीआई ऐप आप डाउनलोड कर देंगे तो उसके थ्रू पेमेंट भी आप कर सकते हो, और यदि आपको कलेक्शन करना है तो यूपीआई के थ्रू भी फंड फॉरवर्ड कलेक्ट कर सकते हो। मेनली स्मॉल बिजनेसमैन यूपीआई के प्रोडक्ट को फंड कलेक्शन के लिए ज्यादा करता है। स्मॉल पेमेंट यदि उसको करना हो तो कर भी, देखिए उसमें रिस्ट्रिक्शन है यूपीआई के अंदर, 1 लाख से ज्यादा के ट्रांजेक्शन इन डे नहीं होते हैं, तो इसलिए वो स्मॉल अमाउंट के ट्रांजेक्शन उसमें हो पाते हैं, पर कलेक्शन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पेमेंट के लिए 1 लाख की रिस्ट्रिक्शन है यूपीआई में, कलेक्शन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, अनलिमिटेड अमाउंट तक आप फंड कलेक्ट कर सकते हो। Online payment system provide various options for making cashless transactions. Mobile wallets allow users to store funds digitally and make payments using their mobile phones, while contactless payment methods such as a QR code enable swift and secure payments in a physical retail settings. कोई कुछ बोल रहे थे? This solution reduces the risk of theft, loss associated with the carrying cash.
तो जो डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट भी आपने देखा होगा, कई लोगों के वॉलेट भी बन चुके हैं। अमेजन का वॉलेट है, एयरटेल का वॉलेट से, ऐसे कई लोगों के अपने वॉलेट से जिसके अंदर आप फंड डिपॉजिट कर सकते हो, उसके थ्रू आप फंड्स को अपने काम के लिए यूज कर सकते हो। यूपीआई का जो प्रोडक्ट बता दिया, क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना है, उसमें भी बहुत सारे मेथड है आपका। यूपीआई आईडी यूज करके पेमेंट कर सकते हो, क्यूआर कोड से कर सकते हो, मोबाइल नंबर से कर सकते हो, कॉन्टेक्ट से कर सकते हो, और एक नॉर्मल जो आपका आईएफसी कोड और ब्रांच कोड करके जो करते थे वो भी आप पेमेंट कर सकते हो। सारे ऑप्शन यूपीआई में अवेलेबल है। एजेंट बैंकिंग भी एक इसमें डेवलपमेंट फर्दर। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि जो नो ब्रिक एंड मॉर्टर फैसिलिटीज होती थी, स्मॉल कियोस्क बनाए गए, ग्राहक सेवा केंद्र के बनाए गए, बिजनेस आउटलेट्स बनाए गए, उसकी जगह भी यदि वो भी आपको नहीं करना तो बैंक ने एजेंट्स अपॉइंट किए हैं जो एक लिंकेज थे, जिनके पास एक डिवाइस रहता था बैंकिंग का, जहाँ पे वो जाके कस्टमर्स के पास अप्रोच करके हाथों हाथ अकाउंट खोल सकता था, वहां पे उसका बैंकिंग ट्रांजेक्शन करा सकता था, कर देता था, करता है। ऐसे कई जगह इस तरह की पोजिशन में है, पर वो कहाँ पर है जहाँ पे इस तरह की आउटलेट्स नहीं खुल पाते, रिमोट एरियाज में वो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में एजेंट को अपॉइंट किया गया है। बैंकिंग मॉडल यूज टेक्नोलॉजी टू इक्विप बैंकिंग एजेंट्स विद ए मोबाइल डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर। उनके पास मोबाइल डिवाइस और सॉफ्टवेयर उसके अंदर, ताकि उसके थ्रू वो हाथों हाथ हैंड टू हैंड कस्टमर्स पब्लिक के बीच में जाकर के, उनके घरों में जाकर के हाथों हाथ बैंक में अकाउंट भी खोल सकता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी घर बैठे कर सकता है। एजेंट एक इंटरमीडिएटरी रिप्रेजेंटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो पर्टिकुलर बैंक का एक एजेंट होता है, एक इंटरमीडिएटरी होता है जो किसी इंस्टीट्यूशन या उसको रिप्रेजेंट करता है, और ये वो क्या होता है, रिमोट एरियाज में काम करता है, वेयर द ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांचेस आर इम्प्रैक्टिकली, और जहाँ पे ब्रिक मॉर्टर ब्रांचेस जो स्मॉल जो बिजनेस आउटलेट्स होते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र नहीं बन सकते, ऐसे सेंटर्स में एजेंट्स जो होते हैं वो काम कर रहे हैं। दे ऑफर सर्विसेज सच एज अकाउंट ओपनिंग, डिपॉजिट, विड्रॉल एंड फंड ट्रांसफर टू इंडिविजुअल्स हु मे नॉट हैव इजी एक्सेस टू ट्रेडिशनल बैंक। तो इस तरह के वो ट्रांजेक्शन भी वो अपने एजेंट के थ्रू भी ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। ऑनलाइन लैंडिंग प्रोग्राम, जो जैसे मैंने आपको बताया, मुद्रा लोन 50,000 तक का ऑनलाइन होता है, पीएम स्वनिधि के अंदर ऑनलाइन होता है, स्टैंड अप इंडिया के अंदर स्कीम ऑनलाइन एप्लीकेशन बढ़ती है। जैसे कई तरह की स्कीम्स है जिसके अंदर ऑनलाइन आप लैंडिंग कर सकते हो। फिनटेक लैंडिंग प्लेटफॉर्म कनेक्ट्स बोरोअर एंड लेंडर्स, बोरोअर और लेंडर कनेक्ट करता है डायरेक्टली थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बोरोअर कैन अप्लाई फॉर प्लान्स एंड, मतलब अपना एप्लीकेशन जमा करेगा, अपने डिटेल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देगा, यदि इनकम टैक्स रिटर्न है, जो भी उसके पास लाइसेंस अप्रूव अवेलेबल वो सब अपलोड करेगा, जीएसटी का नंबर हो तो वो अपलोड करेगा, ऑल फैसिलिटीज अपलोड करेगा लोन के लिए, और अकॉर्डिंगली उसमें लोन चाहिए। तो बोरोअर कैन अप्लाई फॉर लोन एंड लेंडर्स कैन एक्सेस देयर क्रेडिट वर्दीनेस बेस्ड ऑन द डाटा एनालिटिकल एंड अल्टरनेट क्रेडिट स्कोर। जो मैंने आपको बताया था, अल्टरनेट क्रेडिट स्कोर, जो रेंट पेमेंट का क्या पोजीशन है, यूटिलिटी बिल पेमेंट का क्या पोजीशन है, इसके बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि एआई के थ्रू, एनालिटिकल के थ्रू वो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको सिस्टम से मिल जाती है कस्टमर से। दिस स्ट्रीमलाइन द लैंडिंग प्रोसेस एंड एक्सटेंड क्रेडिट एक्सेस टू इंडिविजुअल्स। तो उसने लैंडिंग प्रोसेस इजी कर दिया, वो क्रेडिट का एक्सेस क्या हुआ, इंडिविजुअल का इजीली एक्सेसिबल है। बिजनेस underserved by the traditional banks or those who would not otherwise been excluded from securing the traditional credit। मतलब जो लोग पहले जिनको लोन नहीं मिल पाता था ट्रेडिशनल क्रेडिट के थ्रू, वो इस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रेडिट के लिए, लोन लेने की सुविधा के लिए जुड़ गए वो, और इजीली एक्सेसिबल है, अप्रोचेबल है। एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कुछ आपको मैंने बातचीत में बताया था आपको पहले कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में आपका जनधन क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना is a national mission for financial inclusion to ensure access to financial services, namely banking, savings and deposit account, remittance, credit insurance, pensions is in affordable manner। ये जनधन सुविधा उनके लिए जो काफी पॉपुलर रही है। अदर फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स क्या है, जीवन सुरक्षा बंधन योजना, प्रधानमंत्री वंदना योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स, वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट अंडर द सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये कई तरह की स्कीम्स है जो कि एग्जांपल्स है फाइनेंशियल इंक्लूजन के, डिफरेंट स्कीम्स हुए जिसके थ्रू फाइनेंशियल सेक्टर्स में लोगों को जुड़ा गया है। और जो बताया नो फ्रिल अकाउंट जो खुले, वो तो अलग से खुले ही सारे जितने भी थे, जनधन के अलावा भी जो नो फ्रिल अकाउंट्स खुले हैं, खुल रहे हैं, और उसके थ्रू जुड़ रहे हैं। केसीसी, जीसीसी एक फैक्टर्स उसमें जहाँ पे इनको दिया जा रहा है, ये सब फैक्टर्स, ये बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो दिस, ये पूरा आपको ये पूरे इनिशिएटिव डिफरेंट लिए थे, जो गवर्नमेंट ने लिए, क्या क्या लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का, आपका देख सकते हैं कि बेसिकली जो चीज है इसमें, आपने जो इनिशियली शुरुआत से जब देखा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है आपका,
आपकी इसमें आओ, रिक्वायरमेंट क्यों है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, ओके, बेसिक चीज, ओके। और उसके बाद में फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों है ना, व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड व्हाई द फाइनेंशियल इंक्लूजन, व्हाई डज इंडिया नीड फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, कौन लोग ये जो फाइनेंशियली इसमें एक्सक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड रहे हैं पहले के जमाने में, आज भी पोजीशन है कि इन्हीं सेक्टर से लोग ही अभी भी फाइनेंशियल सेक्टर से पूरी तरह जुड़े हुए नहीं है। और रीजंस क्या है, ये रीजंस है, इन रीजंस के कारण जुड़े हुए नहीं है। और कौन लोग हैं जो ये लोग, इस सेगमेंट के पॉपुलेशन जो है अभी भी इनसे फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए नहीं है। क्या क्या सुविधा अवेलेबल है, हाउस होल्ड एक्सेस क्या है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, कॉन्टीजेंसी प्लानिंग भी है, क्रेडिट भी है, वेल्थ क्रिएशंस भी है, ठीक है। और फिर क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए आपने देखिए, बहुत सारे बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट्स, डिपॉजिट अकाउंट खुले गए, नो फ्रिल अकाउंट्स किए गए, गवर्नमेंट गाइडलाइंस, बैंकों उसको इंडिविजुअली को कहा गया कि तो अपनी 3 इयर्स की पॉलिसी डेवलप करो और अपने अकॉर्डिंगली प्लान डेवलप करके फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्लान बनाइए और उसके अंदर मंथ टू मंथ बेसिस पे आरबीआई को डेवलपमेंट रिपोर्ट करिए। केवाईसी नॉर्म्स लिबरलाइज हो गया है ना। और देन इंट्रोडक्शन मैंडेटरी जो था हटा दिया गया है, सिर्फ आधार कार्ड इज कंपलसरी, पैन कार्ड के भी रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर। देन कई तरह बिजनेस और जो बैंकिंग आउटलेट्स कई ओपन किए गए हैं पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के, हो रहा है डिफरेंट जो अनबैंक्ड एरियाज थी, अनबैंक्ड विलेज एरियाज, पॉपुलेशन अबाउट 2000 बिलो 2000, इस तरह के सेंटर्स के ऊपर बैंक की ब्रांचेस खोलना है, आउटलेट्स खोलना है, किसान क्रेडिट देना है, जीसी जनरल क्रेडिट कार्ड देना है। ये बहुत सारे जो इनिशिएटिव आपने देखे इसके अंदर प्रोवाइड किए, विलेज कवर किए गए, टोटल आउटलेट्स कितने हुए आपने देखे। और इनिशिएटिव टेक्निकल इनिशिएटिव से जो किए गए, कोर बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड किए गए ताकि उनको लोग डिपॉजिट कर सके, विड्रॉ कर सके, पासबुक प्रिंटिंग कर सके, एटीएम कार्ड से सुविधाएं सबको मिल दी गई ना। और कई तरह की लोन सुविधाएं भी दी गई, केसीसी के थ्रू भी, जीसीसी के थ्रू भी। देन आपका जो एमएसएमई को लोन दिया गया है, स्टैंड अप इंडिया के अंदर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन दिया गया है ना। ऐसे आपने कई इनिशिएटिव आपने देखे इसके अंदर, क्या क्या स्टेप्स अपने किए गए हैं इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंस रहा उसके अंदर, कुल मिला के इंपॉर्टेंस भी क्या करा बैंकों, बैंक कंट्रीज को क्या बेनिफिट रहा और क्या एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको, सब पूरा क्लियर है जी ना? जी सर। तो ना कोई डाउट नहीं ना, मतलब बेसिकली कोई नई चीज नहीं है, जो कॉमन आप लोगों का जो सोसाइटी में आपने जो देखा होगा, इंडिया में जो आप देखते हो, अपने सराउंडिंग्स में जो देखते हो, वही सब चीजें इसके अंदर दिखाई बताई गई है। और गवर्नमेंट की डिफरेंट इनिशिएटिव जो स्कीम सही उसके थ्रू कैसे कैसे स्टेप्स लिया जा रहा है, कैसे कैसे इन जो लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, अंडर सर्व्ड लोग हैं, उनको कवरेज धीरे धीरे कवर किया जा रहा है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि जो आप लोग, इसमें इतना ही कहूंगा कि आप भी बैंकर हैं, आप भी बैंकर जो इंडस्ट्री से जुड़ने वाले हैं, तो एक बड़ी जवाबदारी बन जाती है इसके अंदर। इसको आप जो देखिए ना, आपका जो रोल है, इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप जो सीट जो काम करने जा रहे हैं ना, ऐसे कई लोग तबकों को जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए नहीं है, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए, उनको जोड़ना, उनको एजुकेट करना और उनको फाइनेंशियल इसमें इस ढंग से रखना कि वो अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि वो अपने राइट्स के लिए, राइट्स के जो यूज कर सके, सुविधाएं बैंक की यूज कर सके, अपने एसेट्स क्रिएट कर सके, और जो डिस्पेरिटी थी, जो इनकम अपॉर्चुनिटी उनकी थी, जो लूज कर रहे थे, वो उससे बचेंगे। मतलब एक आप अपना रोल आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इंडियन के नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंदर, कि आप बहुत इंपॉर्टेंट काम टास्क के लिए लगे हो, कि किन लोगों को आप सर्व करने जा रहे हो। क्लियर, समझ में आया आपको, क्या फील कर रहे हैं आप लोग अपना? तो कैसे लगा आपको ये सब सोच के कि आपको इस तरह से जो आपका रोल रहेगा फ्यूचर में बैंकिंग के अंदर, इतना इंपॉर्टेंट रोल है आपका, ठीक है। तो चैलेंजेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, अभी भी चैलेंजेस है, लेकिन इतना गवर्नमेंट इनिशिएटिव होने के बाद भी चैलेंजेस है। फर्स्ट, देयर इज अ मेजर हर्डल रिगार्डिंग लेक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज अबाउट फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी भी यही है कि जो हर एक, अभी भी अवेयरनेस की जो प्रॉब्लम है आज भी है, हर तबके को आज भी उतनी अवेयरनेस नहीं है जो होना चाहिए। रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड एरियाज में सिंपली नॉट नोन व्हाट सर्विसेज एंड कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट।
Rural and marginalized areas may simply not known what the services or concept exist, while some communities may have distrust in formal financial system. कुछ लोगों को एक distrust की भी बात है. Plus cultural and social norms and traditions may influence financial behaviors and decisions. तो कई तरह के इस तरह के issues भी है, जो social norms भी है कि वो उस तरफ से उस financial sector से अभी भी नहीं जुड़ पा रहा है. Socio-economic disparities and gender inequalities can hinder financial inclusion. ठीक है, with women and marginalized group potentially facing greater barriers to access and control over the financial resources. तो जो एक्सेस है बेसिकली कहीं आप घरों में देखोगे अभी भी जो घर के रुपए पैसे के अंदर आदमियों का जोर रहता है, वुमेन्स जो हाउस वाइफ है उनका कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, तो वो भी एक इश्यू बनता है. कई डिफरेंट टाइप्स के जो पोजिशन है उसको देख करके सोशियो इकोनॉमिक जो अपन बोलते हैं उसके कारण भी ये चैलेंजेस अभी भी कुछ लेवल पर अभी भी है. डिफरेंट वैसे एजुकेशन लेवल बढ़ा है लोगों का, काफी लोग पढ़ लिख गए हैं, जिस ढंग से एडवांसमेंट हो रहा है उसके हिसाब से काफी लोग चेंजेस भी आ रहा है. फिर भी लेकिन कुछ रिलेटेड एरियाज में और रिमोट एरियाज में आप जाएंगे, स्लम एरियाज में जाओगे तो वहाँ कहीं आपको इस तरह की पोजीशंस अभी भी प्रॉब्लम जो पुरानी वर्षों पुरानी चला आ रही है वो आज भी चलती हुई दिखेगी. और आप अपने पेपर उसमें भी आप देखते ही उसके अंदर क्या क्या दिखता है. टेक अवेज. Financial inclusion is an effort to make everybody financial service available to more of the world's population at a reasonable cost. ये एक efforts है सभी को फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ना ना रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर. फाइनेंशियल इंक्लूजन में रेफर्स टू ज्योग्राफिकल रीजंस, कंज्यूमर ऑफ स्पेसिफिक जेंडर, कंज्यूमर ऑफ स्पेसिफिक एज और अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स. डिफरेंट जो ज्योग्राफिकल रीजंस के लोग हैं, डिफरेंट जेंडर्स के लोग हैं ना, स्पेसिफिक एज के सीनियर सिटीजन है या कुछ अदरवाइज नॉन सीनियर सिटीजन है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, एकदम गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को भी इसके साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है इसके थ्रू. फाइनेंशियल इंक्लूजन में लीड टू ए ग्रेटर ओवरऑल इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंज्यूमर नॉलेज. मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर लिटरेसी कैंप करके उनको नॉलेज भी प्रोवाइड किया गया है, अवेयरनेस भी क्रिएट किया गया है और साथ में उनका जो इन्वॉल्वमेंट होने से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई है. एडवांसमेंट इन फिनटेक सच एज डिजिटल ट्रांजेक्शन. आज की तारीख में आप देखते होंगे बहुत सारे डिजिटल, जब से यूपीआई के जो प्रोडक्ट जब से पूरे है यूपीआई का ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा और होता है डिजिटल के अंदर, और वो इसलिए भी कोई इजीली यूजर फ्रेंडली है. स्मॉल से स्मॉल कस्टमर्स भी उस पर यूपीआई प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं और इजीली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. ऐसे डिजिटल ट्रांजेक्शन के थ्रू भी बढ़ते गए. एडवांसमेंट इन फिनटेक सच एज डिजिटल ट्रांजेक्शन आर मेकिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इजियर टू अचीव. फ्यूचर ट्रेंड एंड इनोवेशंस. The future of financial inclusion is likely to be shaped by advancement in fintech, such as artificial intelligence, blockchain, and digital currencies. Additionally, greater emphasis on data privacy and security. Okay, additional emphasis उसमें दिया जाए जो भी आपने जो अभी देखा, जैसे जैसे आपका एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू भी, तो कुछ ना कुछ साइबर फ्रॉड भी होते जा रहे हैं, कई तरह के इश्यूज भी आ रहे हैं. तो आपको एक ग्रेटर उसमें ये दिया जाए कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी प्रोविजंस भी रहे ताकि कोई भी किसी का साइबर फ्रॉड नहीं हो, कोई फाइनेंशियल लॉस किसी को नहीं हो. एडिशनल ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन डाटा प्राइवेसी सिक्योरिटीज अलोंग विद रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स विद इन्फ्लुएंस द पाथ ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव वर्ल्ड वाइड. तो ये इस तरह की कोशिश भी की जा रही है, डिफरेंट टाइप के सिक्योरिटी फीचर्स भी डिजिटल इसमें जोड़े जा रहे हैं ताकि कोई आपका एक्सेस किसी का भी नहीं हो अपने पर्सनल डाटा के ऊपर, फाइनेंशियल जो आपके अकाउंट्स के अंदर किसी का भी एक्सेस नहीं हो पाए. बहुत कंक्लूजन इसमें मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इसमें बेसिकली जो आपने पढ़ा उस संदर्भ में. फाइनेंशियल इंक्लूजन रेफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ ensuring that all individuals, especially the underserved and marginalized population, have access to affordable and appropriate financial services. It aims to empower people with tools like savings account, credit, insurance, and digital payment options, enabling them to participate in formal financial system, manage their finance, and build economic rigidity. तो ये बेसिकली जो आपका है कंक्लूजन इस सबके थ्रू क्या हो रहा है, जो अंडर सर्व्ड लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, उन लोगों को एक्सेस मिला, पहुंच मिली उस फाइनेंशियल सर्विस के साथ एक रीजनेबल कॉस्ट पे, अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, और जो सर्विसेज वो रही उनके लिए अप्रोप्रिएट है. इसलिए साथ में उनको क्या करा,
उनको एम्पावरिंग कैसे किया गया, सेविंग बैंक अकाउंट ओपन किया गया, उनको क्रेडिट फैसिलिटीज दी गई, स्मॉल जो बिजनेस लोन के लिए लगता था या स्मॉल 25,000 तक जिसमें आप देखा जिससे तो कंज्यूमर लोन दिए गए, इंश्योरेंस उनको मिला है, स्मॉल छोटे अमाउंट के प्रीमियम पेमेंट करके उनको इंश्योरेंस कवरेज भी मिला है, साथ में डिजिटल पेमेंट के ऑप्शंस भी उनको पास अवेलेबल रहे ताकि वो फॉर्मल जो क्रेडिट के जो फाइनेंशियल सिस्टम में जो पार्टिसिपेट करा और उन्हें अपनी खुद की भी वेल्थ बनाई और साथ में इंडियन नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो ये बेसिकली पूरी फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो रोल है वो ये प्ले करता है, जैसा शुरू से लेकर अभी तक आपने देखा कि कैसे कैसे उसको हमें जोड़ करके क्या क्या बेनिफिट्स किस किस को कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपके जो फाइनेंशियल इंक्लूजन मेन इशू ये था। ओके, तो ये पूरा टॉपिक समझ में आया आप लोगों को? जी। ओके, आप सभी लोगों के बैंक अकाउंट होंगे, सब बैंक अकाउंट है सभी लोगों के? ओके गुड, तो सब डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं? हाँ सर। क्योंकि आजकल मोस्टली यूपीआई तो सभी के पास हो गए, सही इंटरनेट बैंकिंग भी मोस्टली सभी लोग कर ही लेते हैं, क्योंकि अपना रेलवे टिकट एयर टिकट बुक करना पड़ता है, तो हम लोग वही सब प्रोडक्ट इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं। आज की जनरेशन जो है मोस्टली ब्रांच जाके काम करना कम पसंद करती है, खुद ही अपने डेस्कटॉप पे ओपन किया, अपने सारे ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, फाइनेंशियल भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, और कोई व्यक्ति जितना मैंने पढ़ाया आपको, कोई व्यक्ति एक्सप्लेन करेगा, ब्रीफ करेगा इसको, पूरे टॉपिक को थोड़ा सा ब्रीफ करेगा? कोई भी एक दो या दो मिल के कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, थोड़ा ब्रीफ करेंगे। क्या समझा आप लोगों ने इस पूरे टॉपिक के अंदर, या आपको क्या समझ में आया? क्या आप अपनी उसमें समझ से बताएंगे तो आपके साथी को, आपको भी हेल्प रहेगी, आपके साथियों को भी हेल्प मिलेगी। एनीबॉडी, कोई बता सकता है? क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था, काफी इंटरेस्टिंग था और काफी यूजफुल था, और आज के तारीख के कह सकते हैं सभी लोग मोस्ट ऑफ द अपन सब जानते भी है, सब समझते भी है सब चीजें, न्यूज़पेपरों में भी अखबारों में भी सब चीजें आती रहती खबर। यस प्लीज, एनीबॉडी? कोई करेगा एक्सप्लेन? थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दे, जितना समझ में आता थोड़ा आधा कर दे, आधा दूसरा कर देगा। क्यों फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है एक्चुअली, कोई बताएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन? आप अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर दो। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक का सुविधा करना, आप फिर क्या बोल रहे हैं? विड्रॉल करना, डिपॉजिट करना। हाँ, तो डिपॉजिट और विड्रॉ कैसे करेंगे वो? जब उनका अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, हाँ जी। तो अकाउंट ओपन करेंगे, उसके बाद फिर जो उनका, उससे क्या होता है, अकाउंट ओपन करके एक तो सेविंग्स की हैबिट डेवलप करेंगे कि बचत करने की आदत क्रिएट हो, जो थोड़ी बहुत अर्निंग करते हैं उसमें से कुछ अमाउंट वो बचत करेंगे तो वो बैंक में डिपॉजिट करेंगे, और जो डिपॉजिट करेंगे उस वक्त भी बाद में जब उनकी आवश्यकता होगी उतना हो सर वो विड्रॉ भी करेंगे और फिर डिपॉजिट करेंगे। धीरे धीरे क्या फायदा होगा उनका डिपॉजिट करने से? सिविल स्कोर बढ़ेगा, इंटरेस्ट हाँ? भी मिलेगा। अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? नहीं, क्या बढ़ेगा उनका? फंड बढ़ेगा, बैंक वेल्थ क्रिएट होगा ना। इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, मतलब और अमाउंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स वो करेंगे एफडी के अंदर, और कहीं में इन्वेस्ट करेंगे, इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकते हैं, है ना, कई तरह के धीरे धीरे वो एसेट्स क्रिएट करेंगे, अपना वेल्थ क्रिएट करेंगे। ठीक है, और बिजनेस के पर्पस के लिए भी उनको लोन की रिक्वायरमेंट या बिजनेस पर्पस के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी यूज कर सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए फंड यूज कर सकते हैं, घर में शादी हो रही है कुछ है उसके लिए फंड यूज कर सकते हैं धीरे धीरे। जब तो उसमें क्या होगा, बेसिकली अकाउंट खोला है तो सेविंग्स बैंक हैबिट डेवलप होना है, सेविंग्स धीरे धीरे करेंगे तो उनकी वेल्थ क्रिएट होगी जो फ्यूचर किसी रिक्वायरमेंट के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, और कुछ? और सर ये उन लोग धीरे धीरे लोन लेगा तो लोन लेने के लिए बैंक के खाते में जो पैसा होगा उससे यूटीआईटी बैंक में पेमेंट करेगा, पेमेंट से उसका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा धीरे धीरे, इसके लिए आगे लोन लेने में मदद मिलेगी, सिविल स्कोर बढ़ेगा और भी आगे। हाँ, मतलब यदि उसको बिजनेस पर्पस के लिए लोन की रिक्वायरमेंट है तो जैसे छोटे मुद्रा लोन भी ले सकता है, वो 10 जैसे 50,000 तक भी मुद्रा लोन मिलता है, और दूसरी जो स्कीम है 10 लाख तक की वो भी मुद्रा लोन की मिलती है, उसमें भी मिलता है ना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, तो 50,000 तक की ऑनलाइन एप्लीकेशन डिस्पोजल होता है, और जो 10 लाख का है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है उसके अंदर, ऐसी पोजीशन से।
तो बिजनेस पर्पस के लिए भी होता है। जैसे महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम से, दूसरी भी एक वुमेन एंटरप्राइज स्कीम भी है लोन के लिए, जो मैक्सिमम वुमेन्स के लिए डेवलप करती है। ठीक है, तो इस तरह से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो लोग, तो किन लोगों को जोड़ना है इनमें? एक्चुअली ये तो चलो सुविधा तो मिल गई, पर किन लोगों को जोड़ना है, हमने किस ग्रुप को स्लम्स जोड़ना है? एरिया और जो एकदम देहाती गांव इलाकों में रहते हैं, जो इन लोगों की बैंकिंग सुविधा नहीं मिलते हैं, उन लोगों को धीरे धीरे जोड़ना है। ओके, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव ले लिया, क्या क्या काम किया अभी इसके ऊपर? आरबीआई की गाइडलाइन से जो जिन इलाकों में बैंक नहीं है, उन इलाकों में 2000 से ज्यादा और 2000 से कम इन इलाकों में बैंकिंग सेक्टर के लिए मुआवजा किया है कि बिल्कुल सही, ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन की क्यों था अभी तक, क्यों अभी भी क्यों लोग नहीं है, तो क्यों नहीं है जुड़े हुए? सब लोग अभी जुड़ गए क्या? पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों के फाइनेंशियल अकाउंट हो गए अपने पास, सेक्टर जुड़ गए, पर नहीं जुड़े तो क्यों नहीं जुड़े अभी तक? अभी भी क्या प्रॉब्लम आ रही है? फर्स्टली सर, जो उन लोग कम्युनिकेशन के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। जो उन लोग जो बैंक में जाते हैं, तो वहाँ पे जाके जो बैंक में एंट्री में जो लेते हैं उससे बात करके चले आते हैं, और ये झमेला है कि वहाँ पे जाके बोले और उनको बात समझ में नहीं आए, इसीलिए बहुत सारे आदमी नहीं जाते। उसके बाद उन लोगों को काम के टाइम नहीं मिलता है बैंक में जाने के लिए, ओके। और बैंक को टाइम नहीं दे पाता, इसीलिए बहुत लोग कम जुड़े हैं। अच्छा, महिलाएं क्यों नहीं जुड़ी है बैंक से? महिलाओं के अकाउंट कम है ना? महिला का इसलिए कम है क्योंकि उन लोग को उसका बेटा या हस्बैंड ये सब बैंक में यूज करते हैं ज्यादा सा, और घर के इन लोग यूज करते हैं, इसीलिए उन लोग को उतना नहीं मिलता है सुविधा। ठीक है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जो थी, कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस हुई थी? 2014 2014 में। ठीक है, गुड। और आजकल क्या बेसिक रिक्वायरमेंट कौन से डॉक्यूमेंट लगता है अकाउंट ओपन करने के लिए? आधार कार्ड। पैन कार्ड, आधार कार्ड। अच्छा, पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है ना? पैन कार्ड का मैंडेटरी नहीं है, यदि है तो दे दे, पर उसमें एक अंडरटेकिंग हम लोग ले लेते हैं पैन कार्ड का। पर आधार कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। और इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट अब खत्म हो गई है, इंट्रोडक्शन नहीं है। और व्यक्ति को क्या बता रहा है? हेलो सर, बैंक में पैन कार्ड तो जरूरी मानते हैं सर। पार्डन? खाता खोलने के लिए बैंक में पैन कार्ड तो बैंक में खाता खोलने के लिए पैन कार्ड तो मांगते हैं लोग, नहीं तो खाता ही नहीं खोलते हैं लोग। नहीं, ऐसा रिक्वायरमेंट क्या होता है बेसिकली होता है ना आपका, कि जो आपके इनकम बेस होता है, उस अंडरटेकिंग पे आप पैन कार्ड नहीं भी है तो दे सकते हैं। 15G 15H एक अंडरटेकिंग होता है, जी, प्रोवाइड कर सकते हैं जी। हमारे पर उस पे ट्रांजेक्शन की रिस्ट्रिक्शन रहती है पहले से करें, ऐसा है। ठीक है, थैंक यू। आधार मैंडेटरी है, पैन कार्ड नहीं है। थैंक यू सर। मतलब जो आपके इस वजह से जो जिन लोगों के अकाउंट खोलोगे ना, स्मॉल मार्जिनल ग्रुप्स जो देखते हैं, उनके तो किसी के पैन कार्ड रहते ही नहीं है, मोस्टली नहीं रहते। इवन आप तो ये कह सकते हैं कि जो भी आपका बहुत प्राइवेट सर्विसेज करते हैं, जो छोटे बहुत ही कम इनकम के सर्विसेज कर रहे हैं, वो लोग भी मोस्टली आज भी लोग पैन कार्ड बनाते ही नहीं है। वो कहते हैं हमारा इनकम कम है तो वो क्या करना बना करके, ऐसा भी उन लोगों में रहता है। तो ये कई चीजें इसलिए उनको मैंडेटरी नहीं किया गया, उनसे एक अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि तुम्हारा हमारी इनकम इसके जो टैक्सेबल इनकम से कम है, इसलिए हमारा इसमें रिक्वायरमेंट नहीं करके साइन करके अंडरटेकिंग बैंक ले लेता है, अकाउंट खोल देता है। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहेगा? और किसी को कुछ पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड? हेलो हाँ, या सर, एक चीज बता दीजिए सर। हाँ, अरे IBF का जो ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है, हाँ, सर्टिफिकेट लेने के बाद में उसमें IBF का दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा हमें? नहीं, ये इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं, तो IBF वालों से आपको पूछना पड़ेगा।
कि हम लोग तो एज ए फैकल्टी है से हम लोग टीचिंग करने के लिए एंगेज किए गए हैं। उनकी प्रोसेस क्या होती है, वो जो आपके दिवस जैमिनी वगैरह जो बंदे हैं ना, या आपके से किसी टच में है, उमाचरण राजपूत, इन 2-3 बंदों लोगों से आप जुड़ेंगे, वो आपको कुछ गाइड कर पाएंगे इसके बारे में ना। जी सर, जी सर। तो हम लोग सिर्फ एज ए फैकल्टी सिर्फ टीच ही कर पाए, आपको जो पढ़ा पाते हैं बस, ओके ना। तो आप लोग इसको जी देख लीजिए, अच्छी स्टडी करिए, अभी मॉक टेस्ट होगा, आपको उसको क्वालिफाई करिए। तो अभी आपको जो देखेंगे कि आप जब इससे जुड़ेंगे तो आप काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए, सबके लिए आपका काफी रोल इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। और इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं आप खुद भी समाज सेवा करोगे, इस प्लेटफॉर्म पे बैठ करके लोगों की सेवा करोगे ना, आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे इस पे। जी जी। ठीक है ना। चलिए, और कुछ पूछना चाहते हैं, कोई एक्सप्लेन करना चाहता हो, बता दें। या एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर। समझ में आया सबको बरोबर? जी सर। गुड 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 गुड। पर लाइन बताओ। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको अपना वो पढ़ाया था, प्रिंसिपल ऑफ साउंड लैंडिंग, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है क्या होगा मूल क्या पूछ रहे थे? तो है रामू संदीप। क्या पूछना है, क्या पूछ रहे हैं आप लोग? हाय एनी क्वेश्चन? अबे महारारी वाला इनके समझ लियो नहीं साइन का। ऑनलाइन करें भाई, बोला भावा नहीं, चढ़ा नहीं। हम देखे न खुद, हम ही ना ऑनलाइन कर रहा है यार, हमारा ध्यान है पूरा। आप सभी लोग कौन से स्टेट से? हिमाचल प्रदेश से? हम वेस्ट बंगाल से हैं। वेस्ट बंगाल से। और बाकी लोग? ओके ओके। चलिए, कोई डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? माथा वाला नहीं बाबा, सही में बताए यार, प्रधान खुद हमें लगे बताने लगे। कोई डाउट नहीं है। नहीं डाउट, कंक्लूड करें, क्लोज करें। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। थैंक यू। क्लास सर, क्लास खत्म हो गया।